सर डाउट है। हाँ बोलो। सर जो cos x होता है उसमें x रेडियन में होता है कि डिग्री के फॉर्म में होता है? जिसमें आप डालो। जनरली x का मतलब अगर मैं सिर्फ cos x लिख रहा हूँ तो ये x रेडियन में है। तो सर sin x माइनस cos x है तो उसमें x जो होगा वो रेडियन होगा कि डिग्री होगा? रेडियन है। तो सर जब sin x की जगह हम जीरो वैल्यू पुट कर देते हैं तो सर फिर उसका आंसर कैसे निकालेंगे रेडियन में होगा तो? 0 रेडियन 0 डिग्री सेम है। तो सर जीरो रेडियन होगा तो उसकी जो जीरो डिग्री वाली सॉल्यूशन है वो तो नहीं आ पाएगा ना? क्या? रेडियन होगा तो सर जो जीरो डिग्री पे पहली बात 0 sin डिग्री 0 रेडियन सेम होते हैं, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हो अभी x वेरिएबल है, एंगल पुट करना है कोई भी पुट कर सकते हो। अगर आप डिग्री पुट करोगे तो आप टेबल रेडियन की डालोगे कि डिग्री की डालोगे? डिग्री की डालोगे ना, कि साइन 30 तो हाफ होता है, तो कुछ गलत नहीं हो रहा है इस कंटेक्स्ट में, कुछ गलत नहीं हो रहा है क्योंकि मैं डिग्री वाला मीनिंग यूज कर रहा हूँ। लेकिन यूजुअली अब मेरे को डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का, तो उसका क्या मतलब है कि ये एंगल हर हालत में रेडियन में ही है। साइलेंट केस में कैलकुलस में हम ये ले रहे हैं, ओके इसकी लिमिट सॉल्व कर रही है नहीं है, तो ये रेडियन में है, कुछ नहीं कहा रेडियन में है। लेकिन ये एक दूसरा कंटेक्स्ट है जब अब आप कह रहे हो कि मैं इसमें कुछ पुट करूंगा, तो डिग्री में पुट करोगे तो टेबल डिग्री की डाल रहे हो, इसलिए गलत नहीं होगा। सर क्लियर है ना? लिमिट है x अप्रोच टू जीरो है हम्म। तो सर जीरो डिग्री मानेंगे कि रेडियन मानेंगे? नंबर है, रेडियन है। क्या सर? नंबर है, रेडियन है। तो सर उसकी वैल्यू क्या आएगी फिर? अरे मेरे भाई साइन एक्स बाय एक्स एक्स 0 पे 1 होता है। नहीं सर, सिर्फ साइन एक्स सर वो इक्वेशन थी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसमें सॉल्व था जीरो माइनस वन। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसमें क्या करूं ये बताओ पहले। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो था। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो। 0 था, ठीक है डाल दे 0, तो साइन 0 माइनस कॉस 0, ठीक है, अब और आंसर निकाल ले। आंसर निकाल ले भाई। साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। सर वही तो चीज समझ नहीं आई, तो डिग्री तो है नहीं तो जीरो माइनस वन कैसे आ गया? नहीं जीरो ही है, रेडियन है, रेडियन का डिग्री कन्वर्जन कुछ तो होता होगा। रेडियन है, रेडियन का डिग्री कन्वर्जन कर तू। सर ये तो भूल गया मैं। 180 बाय पाए, तब भी 0 ही आ रहा है। यही तो कह रहा हूँ, 0 रेडियन और 0 डिग्री सेम ही तो होते हैं। रेडियन था, साइन 0 माइनस कॉस 0 रेडियन था, नो डाउट, लेकिन 0 रेडियन में 0 डिग्री, ठीक है, उनमें तो कोई फर्क ही नहीं है। क्लियर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये एग्जांपल 13 को क्या दोबारा बोलो? एग्जांपल 13 प्रॉब्लम प्रीवियस चैप्टर जी भैया सेम चैप्टर इसी में एग्जांपल 13 13। हाँ देखते हैं। ठीक है अभी ले लूं मैं इसे, ले लेंगे इसे यार, आगे बहुत कुछ चलना है अभी, आज नया ही शुरू करना है कुछ, आज नहीं कर रहे इसे। क्या दिक्कत है वैसे बोलना, तुमने ट्राई किया तो तुम्हें क्या दिक्कत आई? cos x माइनस साइन एक्स 0 के इक्वल रख दिया tan x 1, ठीक है, ले रफ आइडिया दे देता हूँ क्यों छोड़ दे, ठीक है, रफ तुम ही सुन लो, बाकी बीच में मत आ जाना, तुमने करा हुआ है ना, तुम देख लो, रफ बातें कर रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव कर लोगे, cos x माइनस साइन एक्स, टर्निंग पॉइंट के लिए 0 के इक्वल रख दोगे, cos x इक्वल sin x शिफ्ट कर दोगे, इसको ऐसे बोल दोगे tan x इज इक्वल 1, tan x 1 45 डिग्री पर होता है, प्लस 1 10 कहाँ पर होता है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, 0 से 360 के बीच ढूंढना है, नीचे क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, ठीक है, तो 0 से 360 इन दो क्वाड्रेंट में होता है, और यहाँ 180 प्लस 45 से आ जाएगा 225, है ना, तो x 45 और 225 आ गया। अब आप इंटरवल बना लेना 0 से 45। अच्छा इसके पीछे कहाँ 10, बहुत ध्यान से सुनना, इसके पीछे कहाँ 10 1 होगा और आगे कहाँ 10 1 होगा? कहीं भी होगा, लेकिन 0 और 360 पे नहीं होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। इसके पीछे मतलब दूसरे सर्कल से आंसर आएगा ना, ये 0 से 180 है, पीछे जाओगे 0 से माइनस 360, 10 0 पर 1 नहीं होता, 10 360 पर 1 नहीं होता, ध्यान देना ये बात। तो जब आप इंटरवल बनाओगे ना,
तो पहले तो नॉर्मल बात करता हूँ, 0 से 45, 45 से 225, ये इंटरवल बनाना आप, 225 से 360, किताब को छोड़ो उसने क्या किया हुआ है, ठीक है। रफ सुन लेना अभी एक बारी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ टर्निंग पॉइंट पे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता नहीं है, वो तो आप ओपन डाल ही दो, ठीक है। जो बच्चा पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था, रातावाल? हाँ भाई, हर्ष, हर्ष जो भी पूछ रहा था भाई, ठीक है। 0 टर्निंग पॉइंट नहीं आया है, वहां ग्राफ रुका नहीं है भैया, उसके पीछे है कोई टर्निंग पॉइंट, उसके पीछे है, ध्यान देना, कोई टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पर मतलब जो 0 से 45 के बीच नेचर आएगी वो 0 पे भी आएगी। ऐसे 360 पे ग्राफ रुका नहीं है, टर्निंग पॉइंट नहीं आया, उसके बाद आएगा कोई टर्निंग पॉइंट अगर अगला निकालूंगा तो यानी 225 के बाद वो इंक्रीजिंग है तो 360 पे भी इंक्रीजिंग है, इसको क्लोज कर देना। अब बीच के बस टेस्ट पॉइंट उठा के यहाँ डाल दो और उसमें प्लस माइनस देख के आंसर बता दो। कोई दिक्कत लग रही है उसमें प्लस माइनस देखने में, वहां फंस रहे नहीं हो? भैया, ये मैं बस वो फंस रहा था कि इसको जैसे टर्निंग पॉइंट इसका निकाले तो x की वैल्यू नहीं, फिर जैसे भी 10x, अभी भी मैं बोलूं, मैंने जितना जल्दी बोल दिया, बैच को तो समझाने जैसा भी सारी बातें एड्रेस नहीं हो गई इसमें, हर बच्चा इतनी जल्दी फोकस नहीं करता और आप भी पता नहीं समझे नहीं समझे, लेकिन आज अगला टॉपिक शुरू करने का पूरा पूरा नहीं मन है। भैया थोड़ा क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं लेकिन ज्यादा बोल के कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हम 6.3 टेंजेंट नॉर्मल शुरू करेंगे। 6.2 के कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो पहले वो करेंगे, मैं एक रहता है। हमने स्टार्टिंग में भी थोड़े बहुत छोड़ दिए थे। अच्छा ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, आ जाओ फिर। हाँ बच्चों ध्यान से देखना, पहले लास्ट क्वेश्चन 19 भी रहता था, ठीक है भैया। ये y इज इक्वल है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, बोलते हैं किस इंटरवल पे इंक्रीज करेगा, ठीक है। साथ साथ चेक करते रहना, ध्यान से समझते रहना, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। सर पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं, जहां स्लोप 0 होगा वहां रुक रहा होगा, उसके लेफ्ट राइट इंक्रीज डिक्रीज कर रहा होगा, उसके इंटरवल बना के टेस्ट पॉइंट डाल के चेक कर लेंगे कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज कर रहा है। डेरिवेटिव करने के लिए आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स का -1 प्लस दूसरा वाला एज इट इज ई की पावर -x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब ई की पावर -x पूरे में से कॉमन, ये आपका बच गया -x² प्लस 2x। और सिंपल कर लो क्योंकि 0 के इक्वल रख के सिंप्लीफाई तो करना है। ई की पावर -x² -x तो पहले ही है, बाहर कॉमन ले सकते हो आप, फैक्टर बना सकते हो, -x चाहो तो कॉमन ले लो, तो अंदर x -2 आ जाएगा। फॉर टर्निंग पॉइंट आप स्लोप 0 के इक्वल रख दोगे, कोई दिक्कत है तो बोलना भैया। स्लोप 0 के इक्वल रख दोगे तो ये डिफरेंट फैक्टर आपके 0 के इक्वल हो जाएंगे। एक मिनट यहाँ रुककर जरा बता देना, एक छोटा सा मोमेंट बता देना, कोई भी बोल देना, ठीक है भैया। अब ये तो देखो, इससे तो x0 और इससे x2 आ गया है तो खास बात है नहीं, ये वाला नहीं हो रहा यार मेरे से सॉल्व, ठीक है भैया। आदित्य, अलीशा, अंकित, कुशल, आयुषी, कोई भी बताएगा इससे x कैसे आए? थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, आप इतना तकलीफ मत मानो, नेगेटिव तो दूसरी तरफ जाके -0 हो ही जाएगा, ठीक है भैया। और बहुत टाइम ले रहे हो तो शायद नया आप लोगों के लिए, ये समझो एक्सपोनेंशियल किसी भी पावर पे 0 होता ही नहीं है, कहने से मत मान लेना, फील आने देना। सर ई की पावर -x है, इसे 1/e की पावर x लिख सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है आगे बढ़ाना है, लेकिन अभी बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, समझने के लिए कर रहे हैं। सर इसे ऐसे लिख सकते हैं, मुझे बताओ यहाँ x की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो तुम यहाँ डाल दो तो ये 0 हो जाए। नेचर वाइज वेरिएबल अगर आप रियल वैल्यू डालोगे तो ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव या 0। सोचो बच्चों, ई की कोई पॉजिटिव पावर रख दो जबकि ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3.7 होती है, अब 2.7 सॉरी, अप्रोक्सीमेट 2.7 होती है। बोलो कोई भी पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, कोई भी पॉजिटिव पावर रख दूं तो क्या है 0 हो जाएगा? जल्दी बोलो हाँ या नहीं नहीं। भैया, तो किसी भी पॉजिटिव पे नहीं हो सकता, अगर 0 ही रख दूं तो क्या ई की पावर 0 हो जाएगा? नहीं सर। अच्छा नेगेटिव रख दूं, ई की पावर -1, कोई भी नेगेटिव नंबर, सर वो ऊपर जाके पॉजिटिव पावर और एक कांस्टेंट को पॉजिटिव पावर पे सॉल्व करोगे तो सर 0 आएगा ही नहीं। तो एक्सपोनेंशियल भैया किसी भी पावर पे 0 नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल केस है, ये नॉट पॉसिबल केस है, यानी ये तो रिजेक्ट हो गया, तो 0 हो ही नहीं सकता, यानी x0 या x2 आएगा। इसमें कंफ्यूजन है तो बोलना, बड़ी बात कोई नहीं है, लेकिन आप फिलहाल ज्यादा बच्चे पहली बार ही देख रहे हैं, ठीक है भैया। और जस्ट सोचना है एक्सपोनेंशियल x की जगह जो मर्जी रख लो, 0 हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल केस है, ठीक है भैया। यानी टर्निंग पॉइंट मेरे 0 और 2 आ गए भैया, और 0 और 2 आ गए तो आप इंटरवल सेट कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सर हाँ जी, सर समर लॉबी में है। हाँ एंटर करा लिया मैंने उसे,
ठीक है भैया, मैं इसे इंटरवल सेट कर देता हूँ। ये मेरा हो गया माइनस इनफाइनाइट से 0, 0 से 2, 2 से इनफाइनाइट। ठीक है भैया, और अब ये इंटरवल बीच के टेस्ट पॉइंट, ठीक है भैया, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में डालेंगे जो क्या था, e की पावर, शायद याद जो आ रहा है, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, यही था ना भैया। ठीक है, इसमें बीच के टेस्ट पॉइंट डाल लेते हैं, ये आ गया -2। तो देखो यहाँ -2 डालो, ठीक है, तो देखो माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर 2 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन बाहर माइनस है, मतलब ये पूरे फैक्टर की बात हो रही है, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ -2 डालो, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ -2 -4 नेगेटिव हो जाएगा। 3 नेगेटिव मतलब मल्टीप्लाई करके नेगेटिव, यानी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। 0 से 2 के बीच में 1 डालो। बच्चों 1 मिनट ये हेल्प कर देना जरा, e की पावर -1 बस बता दो, e की पावर -1 नेगेटिव है पॉजिटिव, सिर्फ इतना बता दो, साइन मत लेना बार वाला। बोलो जल्दी बोलो, e की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/e 2.7, तो नेगेटिव या पॉजिटिव? बोल दो भाई, पॉजिटिव। लेकिन सर मल्टीप्लायर तो माइनस है तो नेगेटिव, और यहाँ 1 डालोगे तो पॉजिटिव, 1 - 2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। ठीक है भैया, यानी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। 2 से इनफाइनाइट के बीच 3 पुट कर देते हैं, e की पावर -3, माइनस पावर पढ़ के माइनस मत मान लेना बच्चों। 1/e³ वो पॉजिटिव है, लेकिन बाहर माइनस है मतलब नेगेटिव है। 3 डालोगे x की जगह पॉजिटिव है, 3 - 2, 3 - 2 1 पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव, यानी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। उसने क्या पूछा था, उसने बोला था इंक्रीजिंग बता दो, कहाँ है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओपन 0 to 2 पर आया है ये, तो जो भी ऑप्शन है वो मार्क कर देना। कंफ्यूजन है तो बोलो। ठीक है जी, और जब बात आप कर ही रहे हैं पीछे आगे की, तो वो भी सभी देख लो फिर तो। अब आप शुरू के 1-2 छोड़ दिए थे, देखें वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, किसी का यहाँ कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है तो बोल लेना भाई। कोई भी चीज बिना समझे नहीं करना भाई, समझ के करना, जहां दिक्कत हो बोल देना। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन। बस 2-2 बच्चों के नाम लेके कुछ पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल बातें निकलेंगी, बता दोगे, मतलब हेजिटेट मत करना, गलत सही से हर बार ही कहता हूँ, कोई फर्क पड़ता नहीं है सीखते हुए। अलीशा और अंकित, अलीशा और अंकित बच्चों ने, दोनों ने जवाब देना है। वो कह रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा दो ऑल रियल पे। पहले आप पूरा कंसेप्ट सोच लेना, ठीक है, और फिर छोटा सा मूवमेंट बता के पूछूंगा, यूं बोल देना पूरा कंसेप्ट। सर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, स्लोप, स्लोप को 0 के इक्वल रखो, टर्निंग पॉइंट से इंटरवल बना लो, पता लग जाए कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग। अरे ठीक है, कहानी तो तुमने यही सुनी है, और शायद तुम यही सोचो जितना दिखाया जाता है बच्चा उससे आगे अपने आप तो जाता नहीं है जी, नॉर्मली तो। लेकिन एक बारी सारे बच्चे बोल दो, 2 बच्चों को भी छोड़ो, ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है? जल्दी बोलो। लीनियर का ग्राफ कोई कर्व बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगी? स्ट्रेट लाइन। क्या स्ट्रेट लाइन कहीं टर्न करेगी? नहीं भैया। यार ये या तो इंक्रीजिंग ही होगी या डिक्रीजिंग ही होगी भाई। एक्स बढ़ने से वाई बढ़ता जाए, जैसे ये वाला, इस पे कोई भी पॉइंट देख लेना, एक्स पोजीशन पकड़ लेना, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ता जा रहा है तुम्हारा। और इस पे कोई भी पॉइंट, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, एक्स तो बढ़ रहा है लेकिन वाई घटता जा रहा है आपका, वाई नीचे आते जा रहे हो आप। ठीक है भैया, तो सर या तो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, एक ही बात होगी, पहले तो दिख रहा है, और दूसरी बात इसका स्लोप निकाल लो सर, वो फिक्स है, वो 3 है, मतलब एक्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है, +3 ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स जो मर्जी डाल देना, स्लोप तो प्लस ही रहना भैया। तो बोलो कि टर्निंग पॉइंट की कोई मतलब ही नहीं होता कि निकालोगे, है ही नहीं। अरे ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी ये पूरी रियल नंबर पे, बोलो बच्चों क्या है, बोलो इंक्रीजिंग। है। तो यहाँ लिख दोगे फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, स्लोप इज पॉजिटिव। एक्स कुछ भी डाल लो, स्लोप पॉजिटिव है, implies that function is strictly increasing for all real। तो फील है, मतलब डायरेक्ट देखोगे तो भी बोल दोगे इसमें है क्या, ठीक है, लेकिन लिख ही लेना, थोड़ी समझ तो बने। नेक्स्ट, अच्छा सारे मिलकर ही बात कर लो, क्या 1-2 को बोलूं, लेकिन बोल लेना जरा। इसको छोड़ो, क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन, पहले मुझे बताओ। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लगभग एक्सपोनेंशियल आता है, एंगल का चलो करना है वो आप कर ही लोगे। ये स्लोप है, अब छोड़ो, ये स्लोप है इसका, ये इसका डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, ये डेरिवेटिव यानी स्लोप है, छोड़ो ये स्लोप है। मैं कह रहा हूं क्या ये स्लोप कभी 0 हो सकता है, चाहे आप 0 डालो, नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, एक्सपोनेंशियल। अभी सोचा था, दोबारा सोच लेना बच्चे, नहीं भैया दोबारा सोच लेना। एक्स की जगह पॉजिटिव डालोगे, कांस्टेंट इसकी वैल्यू याद रखना अप्रोक्सीमेट 2.7 है सर, 2.7 की कोई भी पॉजिटिव पावर रख दो सर, वो 0 कभी नहीं हो सकता।
ठीक है, पावर 0 रख दो सर, वो कोई बात नहीं, 2.5 की 7 की पावर 0 वो 1 होता है, वो भी 0 नहीं होता। इवन नेगेटिव पावर रख दो सर, यहाँ कुछ भी आ जाए नेगेटिव, वो नीचे जाके पलट के रेसिप्रोकल होके पावर पॉजिटिव फिर भी नेगेटिव नहीं होता। यानी एक्सपोनेंशियल एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए बच्चों, किसी भी वैल्यू के लिए कभी भी नेगेटिव रिजल्ट देता ही नहीं है। ठीक है, तो वापस आ जाना जरा। ठीक है भैया, जबकि बेस पॉजिटिव है उसका, ई कांस्टेंट है 2.7 है, तो बोलता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा दो, तो फील है ना, लिखने को मैं लिख दूंगा इसका स्लोप ये है, और एक्स ऑल रियल वैल्यू के लिए स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप सारे रियल डाल दो पॉजिटिव ही है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही करेगा। ठीक है भैया, लिख देते हैं चलो। एफ एक्स, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किया 2 e की पावर 2x, ठीक है, और फिर बस वो रीजन दे दिया भैया, फॉर ऑल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू ऑफ x slope is positive implies that, देखिए थ्योरी कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया तो खुद ही लिखोगे, नहीं समझ में आ गया तो क्या मतलब है आपके लिए, तो जहां दिक्कत है बोल लेना भाई। नेक्स्ट, थर्ड, कोई कर रहा है तो वे हैंड रेज जरूर कर देना, नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे। थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल है साइन एक्स, ठीक है भैया, वो कह रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाओ 0 to 90, 90 to 180 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाओ, और 0 to पाई पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग दिखाओ। पहले दो पार्ट में खुद ही कह रहा है 0 to पाई पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जब भैया एक बारी बोलना 0 से 90 पे सिर्फ इंक्रीजिंग है, आ गया मान लो, और 90 से 180 पे एक बारी सिर्फ डिक्रीजिंग आ गया, तो 0 से 180 पे क्या सिर्फ इंक्रीजिंग हो सकता है क्या? नहीं भैया, सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं, तो उसे ही तो कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन आप ऐसे मत करना कि सिर्फ दो इंटरवल पे चेक कर रहे हो, आप फिर एक जनरल कंसेप्ट रख लो कि मतलब सारे क्वेश्चन इसने यहाँ पूछ लिए एक्सरसाइज में, पेपर कवर हो गया, वो तो हुआ नहीं है भैया। ठीक है भैया, तो लेकिन समझ तो बना लें कम से कम, क्वेश्चन तो जब आएंगे चलो और एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किया हमने, जो कि मेरे पास स्लोप मैंने निकाला cos x आ गया, फॉर टर्निंग पॉइंट मैंने स्लोप को 0 के इक्वल रख दिया। अब ध्यान से सुनना, cos x 0 कब होता है? 90 पे होता है। ठीक है, 0 वाले के लिए मैंने अभी तक शॉर्टकट बोला था, ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज में आया ही नहीं। मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 ढूंढना है कब, तो एक नंबर तो तुम्हें भी याद है, जैसे cos 0 कब, 90 पे, तो बस 180 ऐड करना, 180 बैक जाना, सारे नंबर आ जाएंगे। और आप सारे निकालो, मतलब 4-5 निकालो, पैटर्न देखो, 90 प्लस 180 270, 90 माइनस 180 माइनस 90, और ऐसे 180 180 के गैप पे आगे, और 180 180 के गैप पे पीछे, cos 0 होता रहेगा। पहले इसमें कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, ये x आ गए, इतने सारे टर्निंग पॉइंट आ गए भैया, इतने सारे टर्निंग पॉइंट। यानी एक बात जरा बोल के बता देना, छोड़ो ये क्या पूछ रहा है वो बाद में देख लेंगे। बोलो माइनस 90 से 90 के बीच में कोई टर्निंग पॉइंट है, हाँ या नहीं? माइनस 90 से 90 के बीच, नहीं भैया, तो उसके बीच एक ही नेचर होगी। अगर मान लो इन जनरल हम बता रहे हो तो माइनस 90 से 90 एक नेचर होगी, 90 से 270 दूसरी नेचर होगी। ठीक है भैया, लेकिन इसने जहां पूछा वो जवाब तो उसका देना है। ठीक है, तो आपसे 0 से 90 के बीच पूछ रहा है, और 0 से 90 के बीच तो कोई टर्निंग पॉइंट है नहीं भैया उसके बीच में, यानी एक ही नेचर होगी। अब जो भी होगी वो चेक कर लेंगे, लेकिन मान लो इंक्रीजिंग आई तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगी। और 90 से 180 के बीच में क्लोज कहीं नहीं है, उसके बीच में भी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, यानी उसके बीच भी एक ही नेचर होगी, वो स्लोप डाल के देख लेंगे। और ऑब्वियस 90 पर टर्न किया है तो उसके एक तरफ इंक्रीज आ रहा है तो दूसरी तरफ डिक्रीज भी आ ही सकता है, तो वो चेक करने से आ भी जाएगा। ठीक है भैया, और 0 से 90 पे इंक्रीजिंग और 90 से 180 पे जब डिक्रीजिंग आ जाएगा तो मैं तो बोल ही दूंगा कि फिर 0 से 180 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक ही बात तो है नहीं, इसे ही हम कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 से 180 पे। ठीक है, तो थोड़ा सा अब इस चीज को कंक्लूड कैसे करोगे, थोड़ा समझ के साथ लिखना है, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं करना। तो समझ के साथ कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे भैया कि टर्निंग पॉइंट डज नॉट लाई फॉर इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to 90 और 90 to 180, इनके बीच में कहीं भी नहीं है, ना इस इंटरवल को रिलेट कर रहा, क्लोज नहीं है, ध्यान देना, कॉर्नर लेना नहीं था भैया, ना उसको रिलेट कर रहा, यानी इन पर फंक्शन की एक ही नेचर है। ठीक है भैया, इंप्लाइज दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर दीज इंटरवल। कोई एक बात होगी यहाँ पे, क्योंकि टर्निंग पॉइंट इनके बीच में नहीं आया, तो इन 0 से 90 के बीच एक ही बात होगी, 90 से 180 पर एक ही बात होगी। थोड़ा समझ के लिए लिख लिया, सिर्फ क्वेश्चन करना हो तो सीधा यार पता लग रहा है यार 90 पर टर्निंग पॉइंट है और 90 पर चेक ही नहीं करना, उसके आजू बाजू चेक करना है, तो सीधे इंटरवल उठा के क्यों थ्योरी लिखने की जरूरत है, टेस्ट पॉइंट डाल चेक करा के खत्म कर।
लेकिन अपनी समझ के लिए लिख दिया हमने। और इंटरवल भैया आप बताओ, जो मर्जी बनाऊं, बच्चा कहेगा नहीं जो मर्जी क्यों, जहां चेक करना है वहां बनाओ। 0 से 90 पे। अच्छा एक चीज और बेटर करके समझ लेना भैया, ज्यादा करके समझ लेना, जो नहीं पूछा वो भी ले लेना अभी इसी वक्त, ठीक है? 1 मिनट होल्ड कर दो। क्लोज ओपन में नहीं ना, कई बार अच्छे अच्छे बच्चे भी मतलब है कुछ भी नहीं, लेकिन अभी शुरू में सोचोगे नहीं तो बाद में तकलीफ में आ जाओगे। मैं कह रहा हूं मैं तो जनरल जो पूछ रहा है वो तो कर ही देता हूँ। 90 से 180 देखो, इसके बीच के टेस्ट पॉइंट डालकर 1 मिनट फोकस बनाओ, रोक दो सारे बच्चे, इसके बीच के टेस्ट पॉइंट उठाकर फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप जो कि cos में डाल देते हैं, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी नेचर है वो चेक कर लेते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये नॉर्मल है, तुम जानते हो। इसके बाद कुछ कहूंगा, ध्यान से सुन लेना, लेकिन पहले ये सुनोगे तो बात क्लियर आएगी, नहीं तो अभी गोल गोल घूम जाओगे ऐसे ही। 0 से 90 के बीच का टेस्ट पॉइंट 45 डिग्री ले लिया, स्लोप में डाल दिया cos 45, टेबल देखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव है, यानी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है? 90 से 180 के बीच 135 डिग्री पकड़ लो, 3π/4, और सॉल्व करने मत बैठ जाना बच्चों, cos 3π/4 cos 135 डिग्री बोलोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, सीधा दिखता है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तुम्हारा ये क्वेश्चन तो हो गया, 2 पार्ट हो गया, तीसरा भी बाद में लिखते हैं। लेकिन एक बारी सारे बच्चे आप सोचना, यहां से पता लगेगा आप कितना बढ़िया सीखे हो, ये सिर्फ सोच है। मुझे एक बार यहां देख के बताओ 90 से पिछला टर्निंग पॉइंट कौन सा है, बोलना पड़ेगा, अपने आप समझ में आएगा। पूछ ही ऐसे रहा हूं, जो कहना चाह रहा हूं अपने आप समझ में आएगा। 90 से पिछला टर्निंग पॉइंट कौन सा है, एक बार और। -90 तो यानी अगर ये 90 से 0 पर भैया इंक्रीज कर रहा है, 0 से 90 पर, तो 0 से 90 पर इंक्रीज कर रहा होगा या -90 से 90 हर जगह इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि बीच में तो कोई टर्निंग है नहीं। -90 हमने तो जितना पूछा हमने उतना बता दिया, लेकिन अगर 0 से 90 तक इंक्रीज ही कर रहा है तो मतलब 0 के पीछे -90 तक भी कोई टर्निंग पॉइंट है नहीं, नेचर वही है। यानी आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसने 0 से 90 पे पूछा था बता रहे हो, लेकिन हकीकत में तो ये इस पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस पे सॉरी, इस पे 90 तो टर्न करा है, उस पे तो रुक गया है, लेकिन खुद 0 पे भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? बढ़ता हुआ ये ग्राफ, ये बात क्लियर है कि नहीं, बोलना जरा एक बारी। हाँ जी भैया। ठीक है, हाँ जी को छोड़ दो भाई, बहुत अच्छी बात है, बच्चा बुरा ना मानना जिसको मैंने टोक दिया, बाकियों को कह रहा हूँ जिसको प्रॉब्लम है वो बोलो, ठीक है? हाँ आगे बढ़ना भाई, आगे ऐसे इसको देख लो। एक बारी बताना 90 के बाद ये टर्न कहाँ करेगा, 180 पे करेगा या 270 पे? 270 तुमसे 90 से 180 पूछा था, तुमने वो कर दिया, उतना ही कर दिया जितना पूछा था, लेकिन टर्न तो 270 पे कर रहा है, ठीक है भैया? तो और उसने पूछा इसके बीच तुम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बता चुके हो, लेकिन अगर आप लिखना भी चाहो कभी जरूरत है तो एक्चुअली इस पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज है। सर 90 तो टर्न कर रहा है, वहां तो रुक गया है, लेकिन उसके बाद वो 270 तक बढ़ ही रहा है, तो उसमें 180 को भी इंक्लूड करा लो, चाहे वहां भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही कर रहा है। कहानी क्लियर है कि नहीं है भैया? किसी को दिक्कत है तो बोल दो। तो बस ये ऐसे थोड़ा सा होल्ड करके सोच लो ना, हल्के क्वेश्चन में सोच लो, तो बड़े में क्या दिक्कत आएगी, ठीक है? कंसेप्ट ही तो है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन अब तीसरे पार्ट का आंसर दे देते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा, ठीक है? ये 2 पार्ट इंप्लाई कर रहे हैं कि जब आधे इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है और बचे हुए आधे पर ये डिक्रीज कर रहा है, यानी 0 से पाई पर सिर्फ इंक्रीज कर रहा है या सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं है, इसे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहते हैं। तो ऊपर वाले 2 पार्ट इंप्लाई कर रहे हैं, इंप्लाइज दैट फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फॉर ओपन इंटरवल 0 to पाई। कंफ्यूजन है तो बोलना बच्चों। फोर्थ देखना कर लिया था मेरे ख्याल से तो, यस सर। ठीक है? और अब मैं वो लास्ट एग्जांपल भी जो मैं अभी छोड़ना चाह रहा था, कोई पूछ भी रहा था, मैं ऊपर ऊपर बोल रहा था, उसे भी करा देता हूँ, वो भी देख लो, क्योंकि उसमें जो बच्चा कह रहा है ना मेरे को आ गया, अभी भी मेरे को लगता है मैं कुछ डिलीवर नहीं करा मैंने उतनी जल्दी में। मैं बता देता हूँ एक बार, ढंग से सुन लो, कर लो, इंपॉर्टेंट है ये वाला। एग्जाम्पल 13, ध्यान से सुनिएगा। एफ एक्स इज इक्वल है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है? 1 मिनट, हर चीज हुई नहीं थी, मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री के तो कम ही क्वेश्चन आए थे, रुक के सुन लेना 1 मिनट, ठीक है? कंसेप्ट बता रहा हूँ, सारे सिर्फ कैलकुलेशन मत पकड़ लेना। इसने क्लोज जीरो से मैं इंटरवल नोटेशन ही लिख देता हूँ, दोनों तरफ इक्वल आपको दिख रहा है, आपको पता है कॉर्नर इंक्लूड कराने हैं 0 से 2π तक, पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है कहाँ नहीं है वो आपसे पूछा है, स्ट्रिक्टली वर्ड बोल दिया उसने। अभी बताते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, पहले स्लोप निकाल लूं, टर्निंग पॉइंट निकाल लूं, इसके बीच जहां जहां टर्न करेगा तो फिर इंटरवल सेट करके चेक करा दूंगा। और क्लोज ओपन अभी बताया, ये वो सोचना, वो एक फील है बस, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो टेंशन नहीं होती, बस सोचना आना चाहिए, ठीक है? तो आप तो जनरल मेथड रखो, sin x का डेरिवेटिव cos x, लेकिन क्या बदला है अभी बताऊंगा, ध्यान देना,
फिर कह रहा हूं, मैंने पिछली बार अभी क्लास शुरू में किसी ने पूछा, जल्दी से खींच दिया, वो रटा रहा था मैं। अब कंसेप्ट सुनो। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, स्लोप आ गया, ठीक है। फॉर टर्निंग पॉइंट स्लोप 0 के इक्वल रखोगे। अब 1 मिनट रुक जाना भैया, स्लोप 0 के इक्वल रखोगे। अब सुनो जरा भाई, अभी तक क्या हो रहा है, आप जितने भी क्वेश्चन अभी 2 4 5 करें, अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म 0 के इक्वल या किसी नंबर के इक्वल है, आप ढूंढ ही लोगे। ऐसा कब होता है? ये तो 10th 11th मैथमेटिक्स है। जब एक से ज्यादा टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म 0 के इक्वल आ जाए। करी थी 11th में 4th एक्सरसाइज, लेकिन सिर्फ 8 क्वेश्चन थे उसमें, बहुत बड़ा काम नहीं करा, और 5 7 10 एक्स्ट्रा कर लिए होंगे, और क्या करा होगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कब होती है? जब उसमें एक से ज्यादा टर्म है। 10th क्लास से बोलता आ रहा हूँ, सॉल्व तभी होगी जब आपको कोई ये मोमेंट मिले, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी हो लेकिन अकेली हो, साइन कॉस टेन कुछ भी हो, सिंगल हो और किसी नंबर के इक्वल हो, कोई भी नंबर हो, प्लस का माइनस का चलेगा, वो सॉल्व हो जाएगी। ये मोमेंट जब तक नहीं आएगा ये कभी नहीं सॉल्व होगी। चाहे आपको 10th क्लास का एक सिंगल आंसर बताना हो, चाहे 11th क्लास का पर्टिकुलर आंसर बताना हो, चाहे जनरल आंसर बताना हो, ठीक है। और अभी तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकालते हैं, क्योंकि हमें कुछ ही आंसर चाहिए, सारे नहीं चाहिए। 0 से 360 तक के तो टर्निंग पॉइंट देखने हैं। तो सर यहाँ अकेली टर्म कैसे बनाऊं, मुद्दा ये था भैया। तो यार कॉस को लेफ्ट रख ले, साइन को राइट रख ले, क्योंकि सिंगल टर्म हम ऐसे देख रहे हैं कि साइन इंटू 1, ठीक है। सॉरी, ऐसे लिख देते हैं, वैसे तो वैसे भी हो जाता। ऐसे लिख देता हूँ, साइन बाय कॉस 10 10 इक्वल 1, और 10 1 कब होता है, प्लस 1 कब होता है, वो आप ढूंढ सकते हो। 0 से 360 तक ढूंढना है, वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है भैया। तो मुद्दा ये नहीं है कि मैं, मतलब बच्चा क्या सुनना चाह रहा होगा कि राइट ले गए ठीक ही है, मल्टीप्लाई 1 ठीक है, डिवाइड करना ठीक है, 10x 1 होना ठीक है, और अब मैं भी कर लूंगा। तो भैया ये ठीक नहीं सिखा रहा ना मैं, ठीक तो आप सीख ही लोगे। मैं ये बता रहा हूँ कि ये छोटा सा मोमेंट याद होगा ना, जो हम 3 साल से बोलते आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तब सॉल्व होगी जब सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सिंगल नंबर के इक्वल होगी, क्योंकि मोमेंट बनाने पड़ते हैं अच्छे क्वेश्चनों में, ठीक है भैया। सब आ जाएंगे, अभी इस किताब में भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी हल्की नहीं है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जैसे आगे बढ़ोगे तो, लेकिन मजा बहुत आएगा। 10x1 है, अभी 1 मिनट होल्ड करना भैया। ये कुछ ऐसा मत करना, मतलब कि 10x1 तुम्हें याद है 45 पर होता है, और तुम कह रहे हो मैं 180 ऐड करूंगा। तुक्के में ठीक हो जाएगा, तुक्के में। दूसरा 25 ही है वैसे तो, 45 प्लस 180 तुक्के में ठीक हो जाएगा। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये रूल नहीं रखती भैया। अदर देन 0 वाला नंबर है ना, आप क्वाड्रेंट से सोच लो कि 10x प्लस 1 का माइंड में बना लो, क्वाड्रेंट को रफ बना लो साइड में। पॉजिटिव इन दो क्वाड्रेंट में होता है। आपको 0 से 360 के बीच ही सोचना है ना। देखो अब सारी चीजें कहाँ लिखते हो आप आजकल, 0 से 360 के बीच का ही क्वाड्रेंट लिया, यहाँ प्लस 1 होता है, 10 प्लस 1 45 पर होता है, दोनों क्वाड्रेंट में 45। हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर यूज कर लो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो को चेंज नहीं करती। एक आंसर 0 प्लस 45 45 आएगा, दूसरा 180 प्लस 45 225 आएगा, दूसरा 180 प्लस 45 225 आएगा। लेकिन वो मत रटना मुझे पहला याद था और फिर मैं 180 ऐड कर दूं अगला आ गया, ये नहीं होता भैया। क्योंकि यहीं पे मैं sin x कर दूंगा, sin x 1/2, तो एक 30 पर होता है प्लस, दूसरा यहाँ पर 180 माइनस 30 150 पर होता है, और 30 और 150 का गैप 180 नहीं है, ठीक है। वो तो मतलब जैसा है नंबर के हिसाब से बात बनती है ना भाई। तो उसमें क्या है, 10x1 है, इन दो क्वाड्रेंट में 45 पर होता है, 0 प्लस 45 45 180 प्लस 45 225। और मैं भैया आगे के भी 1 मिनट देख लेना, आगे के भी देख लेना। मेरे को तो 0 से 360 के बीच के चाहिए थे, मैंने निकाल दिए। लेकिन अगर आप समझने बैठे हो तो इसी वक्त फील होना चाहिए कि ये फर्स्ट सर्कल के टर्निंग पॉइंट है। अगर अगले सर्कल के लेंगे ना तो 360 प्लस 45 पर आएगा, 405 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपको पता है यहाँ 450 होता है, यहाँ 540 होता है, उससे अगले सर्कल के टर्निंग पॉइंट यहाँ से लोगे तो 585 डिग्री आएगा। ऐसे है भैया, ठीक है। तो मैंने तो टर्निंग पॉइंट भैया बस इस इंटरवल के बीच के ढूंढ लिए, तो मैंने टर्निंग पॉइंट निकाल लिए जो कि बिलोंग कर रहे हैं इस इंटरवल को। लेकिन एक बारी बड़ी बात बता देना, जो कि आपकी अच्छी समझ है तो आपने पहले सोचा होगा। मैं कह रहा हूं ये टर्निंग पॉइंट आ गए, हम इंटरवल सेट करके, बहुत बड़ी बात नहीं, आप देख ही रहे हो, प्लस माइनस अभी देख लेंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता देंगे। जो बात बच्चे जिसने पूछा था हर्ष ने, अब ध्यान से सुनियो जरा। लेकिन क्या हकीकत में अगर आप टर्निंग पॉइंट इसके पीछे के और आगे के निकालते के 0 और 360 डिग्री टर्निंग पॉइंट आते, हाँ या नहीं? अरे बोलो ना, अभी तो चल ही रहा था। एक इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, अरे पीछे के भी निकालोगे तो 0 90 180, एक बार फिर देख लो 270 360, ठीक है। यहाँ हो आप, ठीक है। तो आगे बढ़ोगे तो देखो 0 प्लस 45 45 ले लिया, उससे आगे बढ़ोगे 360 प्लस 45, वो वाला टर्निंग पॉइंट आएगा 405 डिग्री, यानी 225 के बाद 405 डिग्री पर टर्न कर रहा है। तो मुझे बताओ 225 के बाद 405 पर टर्न कर रहा है अगर, तो 360 पे टर्न कर रहा है कि नहीं, बस ये बता दो हाँ या नहीं। तो यानी ये 225 से 360 के बीच जो नेचर रखेगा बीच में, वही नेचर कॉर्नर 360 पे रखेगा कि नहीं रखेगा, ये बता दो।
हाँ भैया सेम है। बस इतनी सी बात है। और जो सोच रहा है कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है ये, मतलब कोई रटी ले कि चीजें रटता हो सीखता ना हो, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। अच्छा ऐसे ही 45 आपका पहला टर्निंग पॉइंट था। आप उल्टा सर्कल भी तो चलाना जानते हो कि सर 0 90 180 मान लो, अब आधा उल्टा चलाओ, 0 -90 -180, ठीक है भैया, -270, ऐसे फिर -360, ठीक है भैया। तो पीछे चलोगे, पीछे चलोगे तो फिर कहाँ आएगा, फिर भी ध्यान देना ये 0 डिग्री पे मतलब कि 1 नहीं होने जा रहा, 10 0 1 नहीं होता, वो आपको पता है। यानी इसके पीछे भी ये कहीं और ही +1 हो रहा है, कहीं और ही +1 हो रहा है, 0 पे भी टर्न नहीं कर रहा भैया। यानी जो नेचर आपकी 0 से 45 के बीच में आएगी ना भैया, वो 0 पर भी होगी। कंफ्यूजन है तो इसमें बोलना, एक बारी बोल दो, इसमें आराम से रुक के डिस्कस कर लो। एक ही बारी करोगे, 5 मिनट 7 मिनट जो लग गए, ठीक है, हमेशा का झंझट खत्म है। ठीक है, अभी भी साथ रहना भैया, इस चीज को समझ के चलना है हमने। अब देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ कि मैं यार पूरी नंबर लाइन तो लेना नहीं चाहिए, 0 से 360, रेडियन को डिग्री लिख रहा हूँ ताकि कंफर्टेबल रहे आपका। 0 से 360, अभी देखो एक बारी हल्का कंसेप्ट रखते हैं, चाहे यहाँ टेक्निकली इनको इंक्लूड कराना पड़े हमें, लेकिन एक बारी आप कॉर्नर को छोड़ दो, एक बारी मेरे कहने से, ताकि पूरा सोच लो। ठीक है, 45 डिग्री एक टर्निंग पॉइंट है, 360 डिग्री टर्निंग पॉइंट है, सबको छोड़ दिया हमने, कॉर्नर सबको खाली खाली सर्कल रख दिया। अभी हम कहीं भी क्लोज नहीं कर रहे, अभी करना होगा ना डार्क कर देंगे, अभी ध्यान से सुनना ताकि समझ बन जाए एक बारी। 0 से 45, सॉरी बीच का टर्निंग पॉइंट 225 है, 45 से 225 डिग्री में जानबूझ के लिखते हैं भैया, डिग्री में प्लस माइनस थोड़ा हम जल्दी सोच लेते हैं, बस उतनी सी बात है, चीजें पता होती है ज्यादा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है भैया, टर्निंग पॉइंट पे एक बारी बताना भैया, क्या उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज पूछा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं पूछा, क्या टर्निंग पॉइंट पे वो ग्राफ बढ़ेगा, सिर्फ बढ़ेगा, सिर्फ घटेगा, या रुक जाएगा? रुक जाएगा। रुक जाएगा, यानी वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकता। नहीं, टर्निंग पॉइंट 45 है, वहां ओपन कर दो, 225 है, वहां ओपन कर दो, जहां भी 225 दिख रहा है वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकता है। ठीक है भैया, अब एक बारी मैं बीच पर चेक कर लेता हूँ, इधर ओपन डालना है, क्लोज थोड़ा फील से लिखेंगे, एक बारी पहले बीच के नंबर पुट कर लेते हैं ताकि स्टेटमेंट बोल पाए अपन। ये इंटरवल है, ये टेस्ट पॉइंट भैया, बीच का टेस्ट पॉइंट 30 डिग्री ले लो, फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप में डाल दो। ठीक है, स्पेस उतना नहीं है, आप f' खुद लिख लेना, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ये cos x माइनस sin x उठा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, काफी मतलब कंसेप्ट बेटर कर देगा आपका। cos x माइनस sin x, इसमें आप 30 डिग्री डाल लो। ठीक है, तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, sin 30 की हाफ, आप भी जानते हो √3 की वैल्यू 1.7 है, तो 1 से तो बड़ी है, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव आ गया, यानी यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर गया। 45 से 225 के बीच में 60 ले लो, 60 जिसकी टेबल भी याद है, क्वाड्रेंट फॉर्मूले भी ना लगाने पड़े, cos 60 हाफ हो जाता है और sin 60 √3/2 हो जाता है। अब नेगेटिव नंबर बढ़ा है, √3 1.7, तो भाई यानी 60 डिग्री पे नेगेटिव आ जाएगा, डिक्रीज कर गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर गया। ठीक है भैया, और 225 से 360 के बीच में 300 डिग्री ले लो, cos 300 माइनस sin 300। अच्छा, कुछ बच्चे डायरेक्ट इसमें प्लस माइनस देख लेते हैं, उस बात को छोड़ो, मैं वैल्यू पूरी निकाल ही रहा हूँ। ठीक है, cos 300 को देखो माइंड में ही कर लो यार, cos 300 डिग्री। ठीक है, चलो साइड नोट पे लिख देता हूँ, 360 माइनस 60 लिख सकते हैं, 270 प्लस 30 लिख सकते हैं, जो आपको लिखना हो। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, सबको पता है cos 360 पे cos रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्वाड्रेंट फोर्थ है, प्लस का रहेगा, और cos 60 की वैल्यू हमारे पास हाफ होती है। ठीक है, ऐसे ही sin 300। अच्छा, ये बात सुन के ना आप जरा भागने की कोशिश करते हो कि यार ये बेकार है, ये नहीं सुनूंगा, मैं कर लूंगा, और करते हुए ना हाथ रुकते हैं, जब आप ध्यान से सुनते नहीं हो, आप भूले होते हो, गड़बड़ कर देते हो, और यही प्लस माइनस की गड़बड़ हो रही है, और आपको लग रहा है मेरे को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, जरा इन छोटी चीजों को भी एक बार फोकस कर लो। sin 300 को आप 360 माइनस 60 लिख ही सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन साइन रहेगा, क्वाड्रेंट फोर्थ है, वहां नेगेटिव होता है, ये -√3/2 आ जाएगा। ठीक है, और एक माइनस पहले से था, ध्यान देना है, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब सारे नंबर प्लस के तो आंसर प्लस का, तो ये पॉजिटिव यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया भैया। ठीक है, अभी साथ रहना। ठीक है भैया, उसने यही पूछा हो कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, कहाँ डिक्रीज, बता दिया, लेकिन नंबर अभी मेरे बचे हुए हैं भैया, उसने क्लोज पे पूछा हुआ है, तो अगर क्लोज 0 पर, मतलब 0 इंक्लूड पे इंक्रीजिंग है, तो 0 पे बताना है इंक्रीजिंग है, और नहीं है तो छोड़ दे उस 0 को, क्योंकि उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है। अब मुझे एक बारी बताओ भैया, 45 से पिछला टर्निंग पॉइंट 0 है या उसके भी पीछे है, बस ये बता दो। से पीछे हुआ। तो 0 टर्निंग नहीं है भैया, वो तो आपसे 0 से 45 तक का कोई मतलब आंसर इस तरह से पूछा था, तो यानी 45 से 0 के बीच में अगर वो पॉजिटिव है, तो 0 पर भी पॉजिटिव है, इवन उससे पीछे भी कुछ देर तक पॉजिटिव है, जब तक पिछला टर्निंग पॉइंट ना पहुंचे। और हमें वहां तक पहुंचना क्यों है, हमें सोचना क्यों है, हमें तो ये फील है 0 पर स्लोप पॉजिटिव है, यानी क्लोज 0 टू ओपन 45 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है,
ये क्लियर है या नहीं है? छोटी सी बात है लेकिन पूछ लेना, दिक्कत है तो आपसे बुलवा के करा दूंगा, कुछ भी नहीं है। अच्छा आपसे नहीं बुलवाऊंगा, खुद बता दूंगा, पूछ लो। हाँ अब ऐसे एक बार ये बताना भैया, एक बार बस ये फील दे दो, हमसे 360 तक पूछा था, हम 360 पे रुके हैं, मतलब यहाँ इसको डार्क कर देना चाहिए, इस पे इंक्रीजिंग है। लेकिन एक बार बस ये बताओ 225 से अगला टर्निंग पॉइंट 360 है या उसके बाद वाला है? उसके बाद वाला, यानी 225 के राइट पे इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो अगले टर्निंग पॉइंट तक कर रहा है, और अगला टर्निंग पॉइंट तो काफी आगे आएगा भैया, तो यानी 360 पे तो वो इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, क्लोज। ठीक है भैया, तो ये यहाँ पर इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। किताब देखते हैं कितनी अच्छी लिखी होगी, कैसे बताया होगा, चेक कर लेते हैं एक बारी। ठीक है भैया, तो क्या कह रहा है ये देखें, ऐसे ही कुछ कह रहा है? नहीं अभी तो बना रहा है ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो देखो ओपन पे आ ही गया इस पे। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये आ गया ना, ये देखो, ये देखो पूरी टेबल देख लो, सही रह गया ना? ठीक है, फील से करना है, समझ के करना है, कर लो, कोई कुछ पूछना है अभी भी बोल लो। देखो बढ़िया बच्चा बैच में, मैंने नहीं कहा एग्जाम्पल सारे कर गया था वो, और आखिरी एग्जाम्पल उसने प्रॉब्लम में पूछा, तो देखो आपकी मेहनत ही आपका रिजल्ट लाएगी। कुछ नहीं लगता, आधा घंटा लगता है, करना चाहिए, जिन्होंने नहीं करा आप कर लेना जरूर। यहाँ तक के एग्जाम्पल साथ साथ निपटा लो ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा, 50 एग्जाम्पल का चैप्टर है, और अच्छे एग्जाम्पल भी बहुत है, और 50 एक ही दिन में करोगे कहाँ होगा? रोज 2 दिन में अभी क्लास आ रही है, 2-3 दिन से तो रेगुलर भी नहीं लिए मैंने। ठीक है भैया, तो आप 5-7 एग्जाम्पल एक एक्सरसाइज के हो सकते हैं, कर लो, प्रॉब्लम निकाल लो, अब साथ साथ हो भी जाती है। ठीक है, बाद के झंझट भी छूट जाएंगे। अब हम अगली एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, यहाँ से चैप्टर और मजा पकड़ लेगा, लेकिन इस चैप्टर में कोई भी क्लास आपकी छूट गई आप तकलीफ में आओगे पक्का, इसलिए पूरी कोशिश करना क्लास ना छूटने देना। ठीक है भैया, टेंजेंट नॉर्मल, मैं कंसेप्ट बोल दूं पहले आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनने शुरू करो। बड़ा मजेदार टॉपिक है, साथ साथ रहना, आपसे ही बनवाऊंगा, पूरा पूरा आपसे तैयार करवाएंगे। ठीक है, हमने कहा भाई टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशनें बनानी है, बच्चा बोल रहा है इक्वेशनें बनानी है, ये तो बाद की बात है, पहले टेंजेंट नॉर्मल किस कंटेक्स्ट की बात कर रहे हो वो बताओ। ऐसे तो मुझे भी पता है सर्कल पर एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन टेंजेंट है, इतना पढ़ा, नॉर्मल पता नहीं, नॉर्मल हाल फिलहाल तो नहीं पढ़ा हमने। ठीक है भैया, और अब हम सर्कल भी नहीं पढ़ रहे, हम तो कर्व पढ़ रहे हैं, कर्व पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, किसी भी तरह का कर्व हो सकता है, ठीक है, पैराबोलिक हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ पैराबोला, किसी भी कर्व, मैं यूजुअली रफ स्केच में पैराबोला बना देता हूँ, लेकिन ये कोई भी कर्व की बात हो रही है, किसी भी तरह का कर्व, किसी भी कर्व पे एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं, इतना आप भी समझते हो। ठीक है, टेंजेंट क्या है बताओ, किसी भी कर्व को बोलो, किसी भी कर्व एक को, पॉइंट पे एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन टेंजेंट है, सर मालूम है। ठीक है भैया, अब उसने क्या किया, आप सुनते रहना ध्यान से, उसने क्या किया, मैं पूरा कंसेप्ट रख रहा हूँ पूरी एक्सरसाइज का, उसने आपको कर्व की इक्वेशन जो कि यूजुअली y डिपेंडेंट ऑन x होती है, मैं ऐसे लिख देता हूँ y इक्वल fx दे दी। ठीक है, मान लो उसने, वैसे तो बहुत अलग अलग बातें आएंगी लेकिन एक बेसिक क्रिएट करें, मान लो उसने इस कर्व पे एक पॉइंट दिया, जिस पॉइंट से ये पॉइंट गिवन रहेगा, ध्यान देना यूजुअली गिवन रहेगा शुरू के बेसिक क्वेश्चंस में, ये पॉइंट हमने गिवन दे दिया कर्व के ऊपर, और उस पॉइंट से एक टेंजेंट जा रहा है, हमने कहा इस टेंजेंट की इक्वेशन बना। ठीक है, तो आप अभी नॉर्मल बीच में मत लाना पहली बात, और आप ये भी मत सोचना टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है तो कुछ नया है, जैसे किताब पढ़ोगे ना एकदम से बच्चों को लगता है टेंजेंट का फॉर्मूला पढ़ा मैंने, कुछ नया आ गया, इसको याद करके क्वेश्चन कर रहा हूं, अब हो रहा है, कुछ नया नहीं है भैया, जो पूछ रहा हूँ बताते जाना, लो आपसे पूरी कराता हूँ बातें, मुझे बस ये बताओ टेंजेंट क्या एक लाइन है, हाँ या नहीं? यस ठीक है, बोलते जाना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है, आप कह रहे हो सर टेंजेंट तो एक लाइन ही है, तो लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो भैया लाइन की इक्वेशन तो 11th क्लास हमने पढ़ी है, और कई सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैसे तो, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत सारी थी, छोड़ दो, अब एक ही यूज हो रही है 12th में। ठीक है भैया, वो एक सबसे पहली 11th में भी सबसे ज्यादा वही यूज हुई थी, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म जिसे कहते थे, पता ना लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला याद आता होगा, y माइनस y1 इक्वल m m into into x x minus minus x1. स्लोप इनटू x माइनस x1, स्लोप किसका, उसी लाइन का ना, और यहाँ लाइन एक टेंजेंट ही एक्चुअली, तो थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं,
वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कुछ नया नहीं कह रहा भैया। y माइनस y1 जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है भाई उसका स्लोप, और मेरे को तो टेंजेंट वाली लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो स्लोप, स्लोप को m कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट को t बोला करेंगे, ध्यान देना, ठीक है, इनटू x माइनस x1। तो ये कौन सी नई मैथ है सर? एक पासिंग पॉइंट चाहिए, वो आप कह रहे हो पता होगा भाई, टेंजेंट ये पॉइंट जो कर्व के ऊपर है वहीं से तो टेंजेंट जा रहा है, तो ये टेंजेंट के ऊपर तो एक पॉइंट पता ही है, डाल ही देना सर। बस एक बात रह गई, ये टेंजेंट का स्लोप चाहिएगा, ये नहीं पता अपने को। ये टेंजेंट का स्लोप बहुत अलग अलग तरीकों से निकलवा लेता है, और जितने भी तरीके हैं वो सब क्वेश्चन करते हुए कनेक्ट कर लेंगे। 11th की जो प्रॉपर्टीज थी वही सोचनी है, और अभी बता दूंगा सारी, एक एक करके रिकॉल करा दूंगा। लेकिन अभी एक खास प्रॉपर्टी है, अब उसका ध्यान देना। मेन बात ये रह गई थी यहाँ पे कि सर ये टेंजेंट का स्लोप कहाँ से आएगा, ये नहीं पता अब हमें, ठीक है भैया। टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा, तो भैया अब इधर आ जाओ जरा, जो पूछ रहा हूँ बोलते जाना। y इक्वल एफ एक्स कर्व, कर्व y डिपेंडेंट ऑन x को इक्वेशन होगी। बोलो कर्व का डेरिवेटिव कर्व का क्या होता है, जो आप अभी प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, बोलो। स्लोप। स्लोप होता है, तो कर्व का स्लोप आ गया, लेकिन फील से बोलना भैया। कर्व का डेरिवेटिव कर्व का स्लोप आ गया। अच्छा, कर्व का स्लोप हर पॉइंट पर, मतलब आपने डेरिवेटिव करके कुछ भी निकाल लिया, कुछ तो दिखेगा आपको डेरिवेटिव करके, क्या वो हर पॉइंट पे स्लोप फिक्स रहेगा, वेराई करेगा, चेंज होता रहेगा? वेराई करेगा। सर ऑब्वियस, ध्यान से सुनना, इसको फील में लेना। सर डिग्री 1 की इक्वेशन तो कर्व नहीं है, वो तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ऑब्वियस डिग्री 1 से बड़ा वाला कोई फंक्शन कर्व होगा, है ना। और डिग्री 1 से बड़े वाले का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो एक्स डिपेंडेंट आएगा, स्लोप एक्स डिपेंडेंट है। तो स्लोप जो भी है वो फिक्स थोड़ी है सर, वो तो एक्स जैसे जैसे डालेंगे बदलता रहेगा, और हर पॉइंट पे तो एक्स की वैल्यू अलग होगी कर्व पे, जब ग्राफ पे ढूंढेंगे। तो एक बार ये फील से बोलना, ये पूरी बात दिमाग में जानी चाहिए अपनी, ठीक है भैया, साथ रहना। हाँ, तो हमने क्या किया, कर्व का डेरिवेटिव कर दिया। आप कह रहे हो सर ये कर्व का स्लोप है, ये फिक्स होगा, वेराई करेगा, जल्दी बोलो। वेराई करेगा। ये वैसे भी एक्स डिपेंडेंट है, तो एक्स तो कुछ भी हो सकता है, एक्स जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे बदलता रहेगा, ठीक है भैया। अब ध्यान देना, मेन प्रॉपर्टी आ गई, कर्व के डेरिवेटिव या कर्व के स्लोप में, जो कि हर पॉइंट पे बदलता रहता है। जैसे ही आप कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पूरा कर देते हो, पुट कर देते हो उसमें, एक्स की जगह एक पर्टिकुलर पॉइंट, उसकी एक्स पोजीशन आपको पता है, पुट कर देते हो, तो उस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये वाला पॉइंट, ये कर्व के ऊपर है, ध्यान दो, ये पॉइंट की एक्स पोजीशन इस कर्व के स्लोप में डाल दूंगा, ये पॉइंट की एक्स पोजीशन कर्व के स्लोप में डाल दूंगा। देखो ये कर्व का स्लोप है, इसमें एक्स की जगह में x1, और मान लो कभी कभी ना डेरिवेटिव वाई डिपेंडेंट भी आ जाता है बच्चों, वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, दोनों डिपेंडेंट होता है डेरिवेटिव, तो वाई की जगह पॉइंट ही डालना, y1 डाल देते हैं। मैं कह रहा हूँ जरा बताना, जरा कर्व के स्लोप में जैसे ही एक पर्टिकुलर पॉइंट डाल दोगे तो स्लोप किसका आएगा, स्लोप किसका आएगा, उस पॉइंट का। आप ऐसे मान लो उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप आ गया, पूरे टेंजेंट का मत करो, आप ऐसे माइंड में करो, उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप आ गया, उससे जरा सा पीछे जरा सा आगे स्लोप सेम होगा या बदलेगा, बस ये बता दो। कर्व की बात कर रहा हूँ, कर्व की, अरे बोलो ना। बदलेगा। बदलेगा, ठीक है। अच्छा अब एक बार यहाँ से हमने टेंजेंट बना दिया, एक लाइन बना दी, ठीक है भैया। इस लाइन, ध्यान से सुनना, इस लाइन का स्लोप से अलग अलग होगा या सेम ही होगा, एक ही होगा, लाइन का सेम होगा। सेम होगा। तो जो एक्चुअली इस पॉइंट पर कर्व का स्लोप है, वही वही उस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप है। तो जैसे ही हम कर्व के डेरिवेटिव में वो पॉइंट डाल देते हैं, एक्स की जगह x1, y की जगह y1, तो उस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप आ जाता है। इससे हम कह देते हैं, लो मैं डाल ही देता हूँ, x की जगह x1 डाल दिया, ये होता है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यह हमारा काम खत्म। वो टेंजेंट ऑफ स्लोप हमने यहाँ भर दिया, पॉइंट हमें पता है, टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है भैया। कोई दिक्कत है तो बोलना। सर मेरे को समझ नहीं, सर वो नेक्स्ट लगा था। क्या पूछना है बोलो, क्या कह रहा है अशोक भाई, दोबारा बोले एक बारी। सर नेट चला गया तो सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मेरे भाई नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा सर प्लीज। नहीं, कोई प्लीज की कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन में मत आओ, ठीक है। बस आप इसे नोट कर लो। हो गया भैया, सोच के करना।
टेंजेंट की इक्वेशन बन गई। अच्छा बातें और भी बहुत होती है, मतलब इतना ही हो तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो घुमा फिरा के बहुत सारी चीजें बन जाएंगी, लेकिन इससे रिलेटेड है, 11th से रिलेटेड है, वो कहानी हम बना लेंगे आराम से। नया ये था। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे सर बात तो नॉर्मल की भी हो रही है, अब ये नॉर्मल क्या भला है। ठीक है भैया, नॉर्मल क्या भला है, चलो नॉर्मल पूरा करूंगा, उससे पहले अशोक माइक खोल ले और साथ आ जा। हाँ जी भैया। हाँ देखता रहे। टेंजेंट, टेंजेंट कर्व को एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। क्या टेंजेंट एक लाइन है, जल्दी जल्दी बोलियो। हाँ जी भैया। लाइन की इक्वेशन बनानी है, 11th क्लास वाला फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल स्लोप ऑफ दैट लाइन इनटू x माइनस x1। काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भैया। करेगा सर। पॉइंट तो आप कह रहे हो उस लाइन पर है, ये वाला दे रहे हैं हम आपको पॉइंट, मान लो पुट कर देंगे। स्लोप और चाहिए उस लाइन का जिसे आप टेंजेंट भी कह रहे हो, टेंजेंट का स्लोप यानी लाइन का स्लोप चाहिए। कहां से आएगा? कर्व का डेरिवेटिव आप प्रीवियस एक्सरसाइज में फील्ड ले चुके हो, कर्व का डेरिवेटिव कर्व का स्लोप है, हाँ या नहीं? हाँ जी भैया। कर्व का स्लोप हर पॉइंट पे फिक्स रहता है, बदलता रहता है? वेराई करता है। वेराई करता है, बदलता रहता है। ठीक है, जैसे उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसकी वैल्यू 2,3 3,2 कुछ पता होगी, पुट कर देंगे तो वो स्लोप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप आएगा, जैसे x की जगह x1 और y की जगह y1 डाल देंगे, ऐसे मानो कर्व का एक खास पॉइंट पे स्लोप आ गया, उसी पॉइंट से एक टेंजेंट भी जा रहा है। टेंजेंट एक लाइन है, लाइन का स्लोप बताना। एक बारी सारे बच्चे दोबारा बोलना भैया, आपका इस पॉइंट पे स्लोप पता है। ठीक है, लाइन का स्लोप इस पॉइंट पे कुछ अलग होगा, इस पॉइंट पे कुछ अलग होगा, या सब पॉइंट पे सेम होगा? सेम होगा भैया। सेम होएगा भैया। आपने इस पॉइंट पे निकाल लिया तो भी तो उसी लाइन का स्लोप यानी टेंजेंट का स्लोप आ गया, हाँ या नहीं? हाँ जी भैया। ठीक है, तो जैसे कर्व के डेरिवेटिव में हम कर्व के डेरिवेटिव में जो कि x डिपेंडेंट है, वराय कर रहा है, x की जगह x1 और y की जगह y1 डाल देंगे। ठीक है भैया, उस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, उसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कह देंगे, पुट कर देंगे, टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। बात क्लियर है थैंक यू कि भैया। नहीं? थैंक यू भैया। वेलकम जी। हाँ अभी अभी सुनते रहना भैया। सर नॉर्मल की भी तो बात हो रही है। सर नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल की भी इक्वेशन पूछेगा तो ये तो। ठीक है, कर्व पर टेंजेंट पर, टेंजेंट पर कर्व के साथ जो टेंजेंट है उस पर कांटेक्ट पॉइंट, टेंजेंट और कर्व के कांटेक्ट पॉइंट से ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहते हैं। ज्यादा बारी जो मेरे से आप जल्दी जल्दी मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, आप भी बहुत धीरे नहीं करना चाह रहे होंगे, चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यूजुअली जल्दी में हम ऐसे बोल देते हैं नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। देखो अभी भी मैं बोलूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं लगेगी। नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है सर, यही बताया था आपने, अभी तो यही बताया। मैंने पहली बारी में ये नहीं बताया, मैंने थोड़े से शब्द बेटर रखे थे। अरे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन तो आप जहां मर्जी से बना लो, सारी नॉर्मल थोड़ी है। ठीक है भैया, टेंजेंट पर और कर्व के कांटेक्ट पॉइंट से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर जो लाइन है, चाहे थ्रू निकाल दो, इसको आर पार कर दो। ठीक है भैया, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? नॉर्मल पहले क्या है, बस इतना ही समझना, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो मैं आपसे अभी बुलवा लूंगा। नॉर्मल क्या है बोलो बच्चों, बोलो नॉर्मल क्या है, किस पे परपेंडिकुलर है? टेंजेंट और कर्व के टेंजेंट और कर्व के कांटेक्ट ठीक है, पॉइंट। टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, वो ब्रैकेट में लिख देते हैं एट कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है भैया, ये है नॉर्मल का डेफिनेशन। इतना सा बोल रहे हैं नॉर्मल की इक्वेशन बनाओ। भाई तुम देते होंगे कोई नॉर्मल का फॉर्मूला, यहाँ पढ़ने वाले किसी बच्चे को जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों बोलो क्या नॉर्मल एक लाइन है या नहीं है? तो भैया आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है किताब फॉर्मूला कहेगी, आप भी कह दो, लेकिन आप नॉर्मल का फील नहीं लोगे। सर लाइन है, लाइन की इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है? सर y माइनस y1 इक्वल स्लोप ऑफ दैट लाइन। अब इस लाइन का नाम नॉर्मल है, नॉर्मल लिख दो यार, इनटू x माइनस x1। अच्छा एक बारी बताना, ये जो पासिंग पॉइंट यूजुअली वो टेंजेंट के ऊपर दे के रखता है, क्या ये नॉर्मल के ऊपर भी है, हाँ या नहीं? जल्दी बोलो। जी भैया। यस तो ये x1 y1 तो नॉर्मल के ऊपर भी चली जाएगा, मतलब कोई अलग ज्यादा बारी निकालना नहीं पड़ेगा। ये बात अलग है, कभी क्वेश्चन फंस रहा है, तुम्हें कोई और पॉइंट नॉर्मल के ऊपर पता है, यहाँ पता है, यहाँ पता है, तुम x1 y1 वो भी यूज कर सकते हो, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन वो 99% तो यही वाला, ये टेंजेंट का कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा ही, हम निकाल चुके होंगे कि दे रखा होगा। ठीक है भैया, तो ये नॉर्मल के ऊपर भी तो है, यही डाल देंगे, नॉर्मल की इक्वेशन के लिए पॉइंट तो है हमारे पास। सर स्लोप कहाँ से आएगा? अच्छा एक बारी जरा टेंजेंट का स्लोप दोबारा करा देना भैया, टेंजेंट का स्लोप, मैं नॉर्मल का नहीं कह रहा। ठीक है, मुझे बताओ y इक्वल एफ एक्स, y डिपेंडेंट ऑन x, कर्व की इक्वेशन या रिलेशन है, कर्व का डेरिवेटिव कर्व का क्या आएगा, जल्दी बोलो। स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है भैया, जो कि आ जाएगा f डैश x। एक बारी फिर दोबारा नोट भी बना लेना, शर्माना मत इस बात में। ठीक है, कर्व के डेरिवेटिव में आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर दोगे तो उस पॉइंट से जाने वाले किसका स्लोप आएगा, जल्दी बताओ। लाइन का। कर्व की नहीं, नहीं लाइन नहीं यार, लाइन तो पता नहीं कोई भी हो सकती है उस पॉइंट से जाने वाली, हर किसी का स्लोप थोड़ी आ जाएगा। ठीक है भैया, जैसे ही आप एक कर्व पर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर दोगे तो उस पॉइंट से जाने वाले किसका स्लोप आ जाएगा? टेंजेंट का। किसका स्लोप आ जाएगा बोलो ना।
टेंजेंट का x की जगह x1 डाल दिया, ये हमने अभी लिखा था, दोबारा फील दे दिया, क्योंकि नॉर्मल के स्लोप में तो मेरे को कुछ कराना ही नहीं ना। बच्चा बोलेगा यार टेंजेंट का दोबारा निकाला, चाहिए नॉर्मल का था अब तो। अरे सारे बताओ भाई, नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, हाँ या नहीं? हाँ जी हाँ भैया। दो चीजें परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है, याद दिलाना? -1। तो इससे अगर आप नॉर्मल का स्लोप बना रहे हो, मतलब ये कुछ है नहीं कि नोट्स तो बना लो बच्चों, समझ अच्छी हो जाएगी, मतलब सीधा क्वेश्चनों में यूज कर सकते थे हम, कि हम कोई बेसिक बनाए और तभी कर पाएंगे, ऐसा था नहीं। लेकिन फिर भी चलो नोट्स बनाओ। ठीक है सर, नॉर्मल के स्लोप का ये फॉर्मूला बन गया, शिफ्ट करके -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ज्यादा लोग ना ये लिखने की जगह ना फिर वो किताबें पढ़ोगे तो वो ये लिख देती हैं, और तब भी आप मतलब किताब भी पढ़ो, आप खुद भी फील ले जाओगे, ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। स्लोप ऑफ नॉर्मल की जगह -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, वही फॉर्मूला बना इनटू x - x1। ये हो गई आपकी नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला। नोट्स अच्छे से बनाना। सर जो पॉइंट पुट कर रहे थे वो पॉइंट तो नॉर्मल पे भी था ना, हाँ जी, नॉर्मल पे भी था। तो फिर वो नॉर्मल का स्लोप कोई नहीं होगा, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि नॉर्मल भी तो एक लाइन है, तो एक अच्छा, पॉइंट पे ये तो कर्व है, हाँ या नहीं? यस सर, ये कर्व ऐसे चला गया तो इसको दोबारा काट गया। यस सर, इस कर्व का यहाँ भी वही स्लोप है, यहाँ भी वही होगा। नो सर। ठीक है। चलने दो अभी, ठीक है, कैसे भी घुमा सकते हैं बच्चों को, तो दिमाग अच्छा चलाते हो लेकिन आप। हो गया भाई, कोई रह गया तो हैंड देना। अब भैया ये तो है ही है, लेकिन वो पुरानी बातें भी हैं यहाँ पे, स्लोप के पुराने तरीके भूल गए आप तो कोई थोड़ा थोड़ा इधर उधर करता ही रहेगा। तो 11th में जितने स्लोप के तरीके पढ़े थे एक बारी सारे रिकॉल कर लेते हैं। प्रॉपर्टी बनाना, एक बारी मैं आधा बोल रहा हूँ, आधा आप बताना पहले, उसके बाद आप नोट्स बनाने शुरू करना। छोटे छोटे ड्रॉ बनाओगे, ध्यान देना। कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉक रोटेट होने से जो एंगल बनाती है, तो स्लोप क्या है बताना? tan थीटा। ठीक है, उस लाइन का टेंजेंट एंगल स्लोप है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी वाली, अगर आप शुरू में ही पूरा कर दो तो लाइन पर अगर अगर 2 पॉइंट हो तो स्लोप क्या है? बोलो बोलो। y minus y minus y1 upon अरे x2 y minus - y1 कहाँ से आ गया? y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 minus y1 upon x2 minus x1, और ये कहता है चेंजेस ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस ऑफ x, स्लोप है, यही कहता है। तो dy by dx भी स्लोप है, यही बात यहाँ से भी दिखती है। ठीक है, तीसरी बात, किसी लाइन की अगर इक्वेशन दी हो, इक्वेशन, तो याद करना स्लोप क्या होता था? -a/b। अच्छा, पिछली क्लास तो हम रटते ही थे कि लाइन की इक्वेशन है तो बच्चे -a/b स्लोप हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप बेटर देख सकते हो, ax + by = c है जैसे लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसमें y निकाल लो, y निकाल लो शिफ्ट करके, ये ऐसे आएगा आपका y, जब आप पूरी शिफ्ट कर दोगे ये ऐसे आएगा, शिफ्टिंग कर देना। अब किसी भी, यहाँ सॉरी x है, किसी भी चीज का डेरिवेटिव तो उसका स्लोप होता है, तो लाइन का डेरिवेटिव लाइन का स्लोप होना चाहिए। तो देखो डेरिवेटिव करते ही -a/b आ गया, और लाइन का स्लोप तो फिक्स ही होगा, तो आ गया -a/b। ठीक है, वही हम रखते भी हैं कि लाइन का स्लोप -a/b है। ठीक है भैया, 3 हो गई। नेक्स्ट बताना जरा, कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, ध्यान देना, ये लाइन है, या एक्स एक्सिस के ऊपर है, सारी बातें रख लो इसी में एक में ही, तो उसका स्लोप क्या होता है? 0। या तो लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, या लाइन एक्स एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस ही है, दोनों सेम ही है। इस केस में उस लाइन का स्लोप 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं बना रही, नहीं मतलब 0 बना रही, यानी स्लोप tan 0, यानी क्या आएगा? 0। ठीक है भैया, नेक्स्ट, कोई लाइन, ये सारी यूज हो रही है, छोटी बातें हैं, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर तो वाई एक्सिस भी है, यानी वाई एक्सिस के ऊपर है तब भी वही बात है, यानी खुद वाई एक्सिस है। यानी या तो लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, या लाइन वाई एक्सिस ही है, तो भी बात वही होती है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है। तो बताना 1/0। 1/0। तो लाइन का स्लोप, सर राइट साइड वाला एंगल 90 है, यहाँ पे tan 90 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड बोले तो 1/0 हो गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है तो बोलना बच्चों।
और आखिरी बारी तो वो तो लिख ही लेना, किसी भी चीज का डेरिवेटिव उसका स्लोप होता है, किसी भी चीज का डेरिवेटिव, जिस चीज का डेरिवेटिव करोगे, अब y का डेरिवेटिव y तो पता लगेगा ना क्या है, वो उसका स्लोप ही होगा। ये सब भी जरूरत पड़ने वाले हैं। नेक्स्ट, सुनो बच्चों, 6.3 थोड़े रफ ड्रॉ ले लेना, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन देगा, मजा लगेगा, आप थोड़ा सुन के ज्यादा कर पाओगे, ठीक है, लेकिन रफ ड्रॉ ले लेना थोड़े से, और कॉर्नर पे एक रफ स्केच लिख भी देना, स्केल नहीं है, प्रॉपर नहीं है, बस हमने अपने समझने के लिए रखे हैं। बोलता है कर्व है जिसकी इक्वेशन, जिसका रिलेशन y इक्वल 3x पावर 4 माइनस 4x दिया हुआ है। बोलता है x इक्वल 4 किसी कोई पॉइंट है जिससे टेंजेंट जा रहा है और उस पॉइंट की x पोजीशन दे रहा है, वो बोल रहा है टेंजेंट का स्लोप बता दो। पहले बोल के पूरा कर देना, बोलो कर्व का डेरिवेटिव, और राइटिंग जरूर देख लेना, राइटिंग ऐसे मत रफ मत कर देना। कर्व का डेरिवेटिव सारे बच्चे बोलो क्या आएगा, कर्व का स्लोप, कर्व के स्लोप में पर्टिकुलर पॉइंट पुट करोगे तो उस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट टेंजेंट का टेंजेंट स्लोप, और कर्व का डेरिवेटिव तो x डिपेंडेंट ही आना है, y डिपेंडेंट तो आना ही नहीं है, ठीक है भैया, वो x आपको पता है 4x4 पुट कर देना, टेंजेंट का स्लोप। थोड़ा राइटिंग साथ साथ कर लो एक क्वेश्चन की, दूसरा मेरे से पहले कर लेना, ठीक है, और इसको प्रॉपर फील के साथ लिखना, सिर्फ डेरिवेटिव मत लिखना। स्लोप ऑफ कर्व शॉर्ट फॉर्म चलेंगी भैया, m स्लोप के लिए होता है, c कर्व के लिए होता है। स्लोप ऑफ कर्व क्या आ गया, कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप 12x क्यूब माइनस 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट, कर्व के डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करना है x की जगह 4, तो उस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 4, ठीक है भैया, ये आ गया 764। कंफ्यूजन है तो बोलना। सेकंड वाला मेरे से पहले करो, राइटिंग देखो, पता है आपको मैं स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं लगता हूं, लेकिन इससे कम कर दोगे रफ हो जाएगा, मतलब टीचर नंबर क्यों देगा डिस्क्रिप्टिव में, बढ़ाओ बढ़ाओ, देखो खुद होगा, मजा लगेगा आप लोगों को। सेकंड, जो जितना आगे कर रहा है वो पीछे से मैच करके चलना बस, कोई कर रहा है तो हैंड रेस कर दो। हाँ जी, सेकंड, तो ये आ गया कर्व y इक्वल है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और वही भैया बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, x इक्वल 10 से एक टेंजेंट जा रहा है, पॉइंट की सिर्फ x पोजीशन दी है, और बोल रहा है स्लोप निकाल दो, निकाल दोगे, बड़ी बात नहीं है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट का आंसर देना सारे बच्चे। वैसे तो भैया अभी x की जरूरत है क्योंकि स्लोप x डिपेंडेंट है, मान लो, लेकिन दोनों डिपेंडेंट हो, कल को y भी चाहिए हो तो y आएगा कहाँ से, ये बता दो, वो x ही दे रहा है, y कैसे आएगा, कोई भी बोल दो, ये तो आसान है, इस पॉइंट की x पोजीशन पता है, मान लो y भी पता करनी हो तो, इतना सोच ये लेना। शुरुआत में जो कर्व कर्व given के है ऊपर उसमें पॉइंट है ना, कर्व की इक्वेशन में डालो, उसी के ऊपर तो है, उसमें x डालने पे y आ जाएगा। जरूरत हो तो, वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी ना, तो तभी सोचोगे, अभी सोच लो, ठीक है भैया। तो लो जी, पहले कर्व का डेरिवेटिव यानी कर्व का स्लोप निकालते हैं, dy बाय dx, क्वोशिएंट रूल एप्लीकेबल है, ध्यान देना, स्लोप ऑफ कर्व, क्वोशिएंट रूल एप्लीकेबल है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1, न्यूमरेटर x माइनस 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, ठीक है भैया, और सीधा पॉइंट पुट कर लो आप, मतलब कैलकुलेशन में कहाँ जाओगे, ये कर्व का डेरिवेटिव आ चुका था, आप टेंजेंट का स्लोप चाहिए आपको, तो कर्व के डेरिवेटिव में आप वो x की जगह 10 पुट कर दो, तो ये 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, और 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, यानी ये स्लोप -1/64 आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। थर्ड, किसी का रह गया तो हैंड रेज देना, कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बोलना।
मेघ मौर्य कोई कंफ्यूजन है बच्चे? नहीं सर। नमन खंडेलवाल कोई कंफ्यूजन? नमन खंडेलवाल। नो सर। रोहन कोई प्रॉब्लम? रोहन नहीं, ओके। सर चलो। कर्व के डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट करने से सर इसका स्लोप कैसे आता है टेंजेंट का? कर्व के डेरिवेटिव में हमने पॉइंट पुट कर दिया, उस पॉइंट पर स्लोप आ गया कर्व का। कर्व का कह रहा हूँ, टेंजेंट का नहीं कह रहा। कर्व का तो आ गया, हाँ या नहीं, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। ठीक है, अच्छा अब टेंजेंट का स्लोप सोच ऐसे आसान बनाने के लिए। टेंजेंट का स्लोप तुम इस पॉइंट पे निकालोगे या इस पॉइंट पे निकालोगे या इस पॉइंट पे निकालोगे, अलग आएगा या सेम आएगा? सेम आएगा। सेम आएगा, तो इस पॉइंट पे निकाल दिया तो आ गया टेंजेंट का ठीक है स्लोप। भैया। ठीक है, ये सिंपल बताने का तरीका है। ठीक है, तो इस सिंपलिसिटी से पूरा कर लिया, मतलब प्रूविंग भी नहीं बोलनी पड़ी और काम ऐसे हो गया, फील आ गया थोड़ा सा बस। नेक्स्ट, थर्ड, कर्व की इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 है और उस पर पॉइंट जिसकी एक्स पोजीशन 2 है, एब्सिसा 2 है। एक्स पोजीशन एब्सिसा, वाई पोजीशन ऑर्डिनेट है ना, एब्सिसा 2 है। उस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप पूछ रहा है, तो सिंपल है सर, कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप आ जाएगा, वो आ गया 3x² - 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट, कर्व के डेरिवेटिव में पर्टिकुलर पॉइंट x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 3 12 - 11, टेंजेंट का स्लोप आ गया। नेक्स्ट, अगला वाला, -x³ - 3x + 2 पर x = 3, पॉइंट की x पोजीशन 3 है से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप। कर्व का डेरिवेटिव आपका आ गया 3x² - 3, उसमें पर्टिकुलर पॉइंट 3 पुट कर दो आप, तो 3 का स्क्वायर 9 3 27 - 3 24, टेंजेंट का स्लोप। कंफ्यूजन है तो बोलना। फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा, कर्व की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई है, कनेक्टेड एक थर्ड वेरिएबल थीटा से। x इक्वल है a cos क्यूब थीटा और y इक्वल है a sin क्यूब थीटा, और वो कह रहा है थीटा π/4, जिस वक्त थीटा π/4 है उस इंस्टेनियस मोमेंट पे, मेरे शब्द सुनना ध्यान से, जिस वक्त थीटा π/4 है उस इतना वैसे उसने कहा नहीं है लेकिन मीनिंग तो यही है, उस इंस्टेनियस मोमेंट पे नॉर्मल का स्लोप, टेंजेंट का नहीं पूछ रहा, नॉर्मल का पूछ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ भैया, 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे रटके मत करना, पैटर्न वाइज मत करना, वो हो जाएगा लेकिन फायदा नहीं है। सोचोगे ही सोचोगे, अभी सोचो कि 2 दिन बाद सोचो, फिर तकलीफ में आ जाओगे। मुझे कोई बताएगा भैया, मेरी प्रॉब्लम है एक छोटी सी यार, ये कर्व कैसा कर्व है जो y डिपेंडेंट ऑन x नहीं है? क्योंकि कर्व तो ऐसे होता है ना कि टेबलें बनती हैं कि x, भाई x y के रिलेशन होते हैं, x कुछ डाला y आ गया, बहुत सारे पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट कर दिए, कर्व बन गया। ये x और y दोनों किसी थर्ड वेरिएबल से कनेक्टेड है, इसका ग्राफ कैसे बना होगा, कोई बताएगा? सिंपल सा है, आप सोच के बता सकते हो, इसलिए पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा। कोई भी नहीं बताएगा, सारे अनोखे हो गए। सर उसमें क्या है, थीटा 0 डिग्री पुट कर दो, सारे बच्चे बोलो भैया मैं थीटा 0 डिग्री पुट करूं इन दोनों जगह, तो मेरे पास क्या आएगा, जल्दी बताओ, किसकी वैल्यू आएगी? एक्स और वाई की। एक्स वाई, वो एक पॉइंट ही तो है। थीटा 30 पुट करोगे फिर दोबारा एक्स वाई आ जाएगा, 60 पुट करोगे फिर एक्स वाई आ जाएगा, ग्राफ पे एक्स प्लॉट कर लेना, कर्व जो बनना होगा बन जाएगा, जो भी शेप होगी। ठीक है, अभी और सुनना, सारी बातें सुनना, अभी ये एक बात बोली है, इस पे कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। हाँ, अभी और ध्यान से सुनते रहना। हाँ, तो अगली बात हम कह रहे हैं कि हाँ जी, तो मैं कह रहा था, उसने कह दिया भैया थीटा π/4 पे जो नॉर्मल जाएगा। अब देखो मैं तो ऐसे कर देता हूँ कि थीटा π/4, देखिए पॉइंट है जहाँ थीटा π/4 है, यहाँ से ये टेंजेंट जा रहा है, उस कॉन्टेक्ट पॉइंट से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर नॉर्मल जा रहा है, और नॉर्मल का स्लोप निकालना, और मैं निकाल भी दूंगा, बड़े आराम से निकाल दूंगा। लेकिन थोड़ी देर बच्चा सोचेगा, वो बोलेगा यार ये क्या हुआ, मेरे साथ चीटिंग कर दी गई है। ठीक है, हम बोलेंगे क्या चीटिंग कर दी तेरे साथ? ठीक है सर, आप क्या कर रहे हो, थीटा π/4 पॉइंट होता है,
पॉइंट तो x, y होता है। ठीक है भैया, तो भाई हर चीज 12th जैसे बच्चे को बोली जाएगी या मैं यहाँ लिख ही पाऊंगा, जबकि जरूरत भी नहीं है तो मैं क्यों लिखूं। लेकिन पहली बार ही दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, सुनने चाहिए। सब बच्चे बताना भैया, उसने तो कहा है थीटा पाई बाय 4 उस इंस्टेनियस मोमेंट पे, उस मोमेंट पे आपको नॉर्मल की स्लोप निकालनी है। लेकिन एक बार ही सोच के बताओ, अगर आप यहाँ थीटा पाई बाय 4 डालोगे तो कोई पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भैया। आएगा भैया। तुम जब भी ये बोलेंगे ना, मतलब मैं तो ये बोल दूंगा रफ में, इस पॉइंट पे जब थीटा पाई बाय 4 है, तो उसका मतलब ये मत समझना कि मैं पॉइंट, इस पॉइंट को थीटा कह रहा हूँ। ऑब्वियस थीटा पाई बाय 4 डालने पे कोई पॉइंट आएगा, वो वही पॉइंट जो भी आएगा, अब जरूरत नहीं है तो क्यों निकालू भाई मैं। ठीक है भैया, उस पॉइंट पर से टेंजेंट और टेंजेंट पे ड्रॉ परपेंडिकुलर नाइल नॉर्मल, उस नॉर्मल की इक्वेशन पूछी है इस मोमेंट पे कि थीटा पाई बाय 4 हो, तो जो पॉइंट बने उस पॉइंट से ऑब्वियस टेंजेंट की एग्जिस्टेंस होगी तो नॉर्मल की होगी, वो नॉर्मल का आपको स्लोप निकालना है। तो फिर बच्चा कह रहा है चलो ठीक है, बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि थीटा पाई बाय 4 डाल के पॉइंट ही आ जाए, तो लिख दो पॉइंट, हमें भी क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जरूरत नहीं है तो फालतू चीज करने का कोई मतलब थोड़ा ही है। एक बार दोबारा बताना, इसको भी सोचना, जब आप dx बाय थीटा डी थीटा और dy बाय डी थीटा निकालोगे, दोनों के डेरिवेटिव किस पे डिपेंडेंट आएंगे, जल्दी बोलो। थीटा थीटा। थीटा, और कर्व का डेरिवेटिव तो dy बाय dx होता है भैया, तो आपस में डिवाइड करोगे, dy बाय dx आएगा, वो भी किस पे डिपेंडेंट आएगा, dy बाय dx। बोलो, थीटा। कर्व का डेरिवेटिव यानी कर्व का स्लोप जिसे कहते हैं वो थीटा डिपेंडेंट है, तो उसमें पॉइंट डालने की जरूरत है या थीटा डालने की जरूरत है, ये बताओ। थीटा। थीटा डालने से आ जाएगा उसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, और फिर नॉर्मल का तो हम बना ही देंगे। बल्कि अभी तो कुछ करना ही नहीं बनता, बल्कि बेटर तो तब होता जब ये पॉइंट दे देता है, इसे रफ लिख रहा हूँ, रेलेवेंसी मत चेक करना, कैलकुलेशन मत चेक करना। मान लो पॉइंट दे देता है कुछ भी, बोलता भाई अब निकाल तू नॉर्मल का स्लोप, तुम dx बाय डी थीटा करते, तुम dy बाय डी थीटा करते, आपस में डिवाइड करते, dy बाय dx आता, लेकिन आता थीटा डिपेंडेंट कर्व का स्लोप। अच्छा, कर्व का स्लोप थीटा डिपेंडेंट है और टेंजेंट का स्लोप बनाने के लिए उसमें xy डालोगे कि थीटा डालोगे, जल्दी बताओ, बोलो बोलो एक बारी बोलो। थीटा ही थीटा डालेंगे। डालोगे ना भैया, तब तुम्हें तो xy पता है, तो फिर तुम थीटा ढूंढते कि x अगर हाफ, यहाँ हाफ डालते, फिर थीटा निकालते, मान लो बहुत सारे आ जाते, फिर y 3/2 यहाँ डालते, थीटा निकालते, मान लो बहुत सारे आ जाते, उनमें जो कॉमन है, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाइंग चाहिए, वो थीटा मेरा फाइनल थीटा होता, और वो मैं dx dy बाय dx में डाल देता, तो मेरा टेंजेंट का स्लोप आ जाता। ठीक है, इतना तो खींचा ही नहीं है भाई उसने, अभी तो आसानी रखा है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, तो पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है, यहाँ एक्स वाई थीटा वेरिएबल से थर्ड वेरिएबल से, और वो बोल रहा है जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे थीटा पाई बाय 4 होगा, उसी मोमेंट पे जो नॉर्मल बने उसकी स्लोप बता दो। तो हम सोच पूरा रहे हैं, लेकिन हर बारी बोल पूरा लेंगे, लिख पूरा लेंगे, ऐसा नहीं होगा जब जरूरत नहीं है। तो जिस मोमेंट पे थीटा पाई बाय 4 हो, उस मोमेंट पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर कोई टेंजेंट है, उस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर कोई नॉर्मल है, उस नॉर्मल का हमें स्लोप निकालना है, ऐसा हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैं डेरिवेटिव करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो dx बाय डी थीटा, यह आ गया 3a cos स्क्वायर थीटा, पावर वाला फॉर्मूला, और cos का माइनस साइन थीटा, और dy बाय डी थीटा यहीं कर देते हैं, ज्यादा स्पेस है नहीं, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा, पावर वाला फॉर्मूला, और साइन थीटा का cos थीटा, और उल्टी पुल्टी डिवाइड की थोड़ी ध्यान रख लेना, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लो। ठीक है भैया, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो वो आ गया dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा इज इक्वल है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। साइन से साइन स्क्वायर, cos से cos स्क्वायर का एक cos काटा, 3a पूरा काटा, डी थीटा काटा, ये चेंजेस ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस ऑफ x आ गए, जो कि साइन बाय cos यानी 10, और बाहर एक माइनस भी है नीचे, तो माइनस tan थीटा आ गया। ये स्लोप ऑफ कर्व आ गया। एक बारी भैया रटते तो हो ही, y डिपेंडेंट ऑन x कोई कर्व है, ठीक है, dy बाय dx उसका स्लोप है, लेकिन एक मिनट सुनना भैया, जो भी कर्व है, चाहे इस बार ये थीटा डिपेंडेंट थी इक्वेशन है, ये कर्व बताना भैया, एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, या इनफाइनाइट पॉइंट की कलेक्शन है, एक बारी बोलना जरा, कुछ दूसरा फील आएगा, बोलो बोलो। इनफाइनाइट पॉइंट की कलेक्शन है। अच्छा, इनफाइनाइट पॉइंट थीटा डिपेंडेंट बने हैं या x, y है, ये बताओ। आप थीटा डालोगे तो x और y आएगा, और वो ग्राफ पे प्लॉट करोगे, तो पॉइंट, जो भी पॉइंट है, ठीक है भैया, वो x, y है ना, हर कोई x, y पॉइंट है ना ग्राफ पे जब प्लॉट किया है तो, और उसकी कलेक्शन ये कर्व है, तो ऑब्वियस वो पॉइंट में y के चेंजेस x के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं, y के चेंजेस x के रिस्पेक्ट में, वही स्लोप है आपका।
ठीक है, पॉइंट x, y से डिफाइंड हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मेरा कर्व का स्लोप आ गया। अब चाहिए था नॉर्मल का, तो पहले टेंजेंट का बना लो। उस इंस्टेनियस मूवमेंट पर भैया थीटा उसने दिया था हमें π/4, थीटा π/4 था, तो थीटा की जगह π/4 डाल लो, डायरेक्ट ही कर लो, 10 π/4 1 हो जाएगा, साथ माइनस है, टेंजेंट का स्लोप आ गया। और नॉर्मल का एक बार फील देख ले लेना, सबको पता है नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल और टेंजेंट के स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। तो कहाँ पूरा थोड़ी लिखोगे, ये तो फॉर्मूला बना है हमारा। देख लो, नॉर्मल और टेंजेंट के स्लोप की प्रोडक्ट अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -1 होती है, तो उससे नॉर्मल का स्लोप -1 अपन स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, और टेंजेंट का तो आप निकाल चुके हो, तो नॉर्मल की स्लोप 1 आ गई। कंफ्यूजन है तो बोलना। सिक्स्थ मेरे से पहले करोगे। पहले करने से मजा रहेगा आपको, या तो प्रॉब्लम दिख जाएगी किसी के दुक्के को, या आप निकाल लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो वही काम है, कराना है, तो इसलिए मेरे से आगे निकलो। तेरा 1 मिनट का पॉज ले दिया मैंने। जो 6 कर जाएगा हैंड रेस कर देना। इतनी देर में तो होना था यार, कहाँ रुक गए आप। सिक्स्थ, x इज इक्वल है 1 - a sin थीटा और y इज इक्वल है b cos स्क्वायर थीटा, है ना। पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है x, y, या हर पॉइंट थीटा से। थीटा डालते जाओ, x y आता जाएगा, डिफरेंट पॉइंट प्लॉट कर दो, जो शेप बननी होगी कर्व की बन जाएगी। ठीक है भैया, तो ये है। और उसने कहा क्या है, इंस्टेनियस मोमेंट कौन सा दिया है, थीटा π/2। देखो थीटा π/2 कहता है, आप लिख भी यहाँ देते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम कुछ गलत समझ रहे हैं और हम गलत कहना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे पॉइंट थीटा है और π/2 है, पॉइंट ऑर्डर पेयर होता है, x, y होता है। लेकिन आप जान रहे हो यार, थीटा π/2 यहाँ दोनों जगह डाल देंगे तो x y आ जाएगा ना, ये वही पॉइंट आ जाएगा। हम निकालना चाहे निकाल देंगे, जरूरत नहीं है, क्यों निकालूं। तो उस पॉइंट से जो टेंजेंट जा रहा है और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन जो नॉर्मल जा रही है उसका स्लोप पूछ रहा है। तो बच्चा सीधा सा सर dy/dx है ना कर्व का स्लोप, तो dx/dθ dy/dθ निकालूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा, dy/dx आ गया। ठीक है, और dy/dx थीटा डिपेंडेंट है, तो उससे टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए 1 मिनट ऐसे सुनना, रुकना भाई, जितने बच्चे कर चुके हैं एक बारी ऐसे dy/dx ऐसे थ्योरी को पूरा करो, ताकि बाद में ज्यादा सोचने पे भी दिक्कत ना लगे। आपका dy/dx थीटा डिपेंडेंट आएगा। अब कर्व के डेरिवेटिव में आपको पर्टिकुलर पॉइंट पुट करना है, तो उस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। करना पॉइंट पुट है, प्रॉपर्टी तो ये थी। ठीक है, पॉइंट तुम्हें x, y पता नहीं है, लेकिन अगर पता भी होता तो बोलो आप इसमें x, y पुट कर पाते, या जिस वक्त x, y जो भी है उसी इंस्टेनियस मोमेंट पे जो थीटा है वो पुट कर पाओगे। बताओ क्या पुट कर पाओगे, x, y या थीटा। करना चाहिए x, y पुट, क्योंकि उस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप आएगा। लेकिन x, y डिपेंडेंट तो है ही नहीं ना, कर्व का डेरिवेटिव है तो थीटा डिपेंडेंट। तो जो भी x, y है आपका इस पॉइंट पर, उसी मोमेंट पर अगर कोई थीटा निकल सकता है तो निकाल के वो डालना पड़ेगा। ठीक है, और निकल सकता है क्या, वो तो दे रखा उसने। ठीक है, तो वो थीटा सीधा डाल देना, आ जाएगा टेंजेंट का स्लोप -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देना, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। ठीक है भैया, तो डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं। dx/dθ 1 का 0 -a sin थीटा का cos थीटा हो जाएगा। dy/dθ निकाल लो, 2b cos थीटा और cos थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा, और dy वाले रिजल्ट को dx वाले रिजल्ट से डिवाइड कर लो, तो ये dy/dθ डिवाइडेड बाय dx/dθ इज इक्वल, राइट साइड वो cos से cos कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2b/a उल्टा पुल्टे का ध्यान दे लेना, साइन आ जाएगा 2b/a इंटू साइन थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा। ये आपकी जो स्लोप ऑफ कर्व आ चुकी है, इसे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बना लो। ये थीटा डिपेंडेंट है, तो इसमें थीटा आपको 90 दिया हुआ है, वो पुट कर दो, तो साइन 91 यानी ये 2b डिवाइडेड बाय आ जाएगा। जब टेंजेंट का स्लोप आपके पास आ गया, ठीक है भैया, आपको नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो 2b/a डाल के पलट देना भैया, -a/2b आ जाएगा। दिक्कत है तो बोलना।
सर हाँ जी सर एक डाउट था। बोलो। वो आपने जब डेरिवेटिव निकाला तो -a जैसे cos थीटा आया, फिर थीटा के एंगल का डेरिवेटिव नहीं करेंगे? थीटा का बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं एक्स का थीटा, एक्स का डेरिवेटिव। थीटा के रिस्पेक्ट में। और जब थीटा का करेंगे तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ओ सर थीटा ही। थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, और 1 मल्टीप्लायर तो लिख के यही आएगा वापस। ओके सर। हाँ जी बिल्कुल, ये बात सोचनी जरूरी थी, ये छूट जाए कहीं मान लो तो फर्क डाल देती है, लेकिन हमने सोची है, हम तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो थीटा का 1 आएगा, तो 1 को तो क्या जरूरी है कि लिखे। और बोलना भैया दिक्कत। बहुत सारों ने किया। नेक्स्ट सेवेंथ, अभी तक स्लोप पूछता जा रहा है, अब पॉइंट पूछ रहा है। जब स्लोप भी आ गया मान लो और पॉइंट भी निकालने आ गए तो इक्वेशन पूछ लेगा, पॉइंट और स्लोप से तो इक्वेशन बना ही देते हैं हम। ठीक है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बोलता है इस कर्व y इक्वल एक्स क्यूब -3x² -9x + 7 पर वो सारे पॉइंट बताओ जहां से टेंजेंट बनाए, वो सारे पॉइंट्स बनाओ जहां से टेंजेंट बनाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बने। मान लो ये एक्स एक्सिस है, 1 मिनट वर्किंग सुन लेना, एक रूल सुन लेना, सारे रुक जाना, पॉइंट निकालना भी आपने सीखा नहीं है। चाहे एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा, पहला आसानी होना चाहिए, और चाहे बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो, रूल तो यही रहेंगे भैया, बस कैलकुलेशन बड़ी उनको बेटर बना देगी। 1 मिनट ध्यान से सुन लो, और जो पूछूंगा बताते जाना, आप भी बता सकते हो। जैसे पॉइंट पूछा है तो आप अज्यूम करोगे, मान लो पॉइंट मैंने x1, y1 मान लिया, आप सारे बताओ पॉइंट निकालने के लिए x1 y1 चाहिए। x1 y1 कब आएगा, छोटी मैथ्स है, जब x1 y1 वाली दो इक्वेशन हो। अब दो इक्वेशन ना फिक्स है, यहाँ हर क्वेश्चन में कंसेप्ट वही है, 2 ही तरीकों से बनेगी, उन्हीं 2 कंसेप्ट से बनेगी। पहला मुझे कोई बताना, ये जो x1 y1 टेंजेंट के ऊपर है, क्या ये कर्व के ऊपर भी है, हाँ या नहीं, बोलो जल्दी बोलो। है, कर्व का पासिंग पॉइंट है, और आपको जरूर याद है 11th 10th क्लास से, किसी भी फिगर का पासिंग पॉइंट उसकी इक्वेशन में डालने पे ट्रू रिजल्ट आता है। तो एक तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ आड़ा तिरछा करना ही नहीं है आपको, एक इक्वेशन तो हमेशा ऐसी बनेगी जब भी तुम्हें पॉइंट निकालना है। सब सुन लेना भैया, पासिंग पॉइंट फिगर का पासिंग पॉइंट है, कर्व का भी पासिंग पॉइंट है, देखो लाइन के ऊपर है, कर्व के ऊपर भी है, कर्व में पुट कर दो एक इक्वेशन, सिंपल। दूसरी कहां से आएगी, दूसरी ऑलवेज स्लोप से आएगी, ऑलवेज स्लोप से। ये जो टेंजेंट है ना, इसका स्लोप आप 2 तरीके से निकाल पाओगे, जैसा भी ये क्वेश्चन हो वो निकलेगा, इसी टेंजेंट का स्लोप इक्वल रख देना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक बार ही बोलना भैया, बोलना जरूरी है, यहाँ समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब आपके लिए। सारे बोलो, आप कर्व का डेरिवेटिव कर दोगे, कर्व का डेरिवेटिव किसका स्लोप आएगा, बोलो, सो मत। कर्व का स्लोप आएगा, कर्व के स्लोप में ये पॉइंट पुट करोगे तो इस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, और टेंजेंट का स्लोप दोबारा, कर्व का स्लोप आएगा एक्स डिपेंडेंट, पॉइंट पुट करोगे, टेंजेंट का स्लोप आएगा x1 डिपेंडेंट। टेंजेंट का स्लोप एक तरीके से आ गया, लेकिन वो कह रहा है टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बोलो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए, 0। तो आपने टेंजेंट का स्लोप x1 डिपेंडेंट निकाला, और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, 0 के इक्वल रखो, x1 वाली इक्वेशन x1 आ गया। ठीक है, वो जो x1 आ गया, वो आपने पासिंग पॉइंट से जो इक्वेशन बना रखी थी x1 y1 इसमें डाल के, उसमें x1 भर देना, आपका y1 आ गया, पॉइंट आ गया। पॉइंट पूछता था सारे क्वेश्चनों में बढ़िया से नॉर्मल तक, सब में यही बात रहेगी कि x1 y1 पूछा है, एक पासिंग पॉइंट से इक्वेशन बनेगी, एक स्लोप से बनेगी, स्लोप हम निकालेंगे, स्लोप की कोई वो रिलेशन देगा, उसे रिलेट करके दूसरी बन जाएगी। कंफ्यूजन है वर्किंग में तो बोलना। ठीक है, हो जाओ शुरू। तो थोड़ी सी स्टेटमेंट दे देना भैया, लेट कॉन्टेक्ट पॉइंट, फिगर पे तो रखी दिया हमने, कॉन्टेक्ट पॉइंट भी x1 y1, और पहली वो स्लोप वाली बना लेते हैं, क्योंकि पासिंग पॉइंट वाली तो बना के बस सीधा उसमें x1 जब निकल जाएगा डाल ही देंगे। तो कर्व था y इक्वल एक्स क्यूब -3x² -9x + 7, कर्व का डेरिवेटिव 3x² -6x -9, कर्व के डेरिवेटिव में वो सीधा टेंजेंट का स्लोप बनाओ, तो वो पॉइंट पुट कर दो, और पॉइंट तो पता नहीं है, निकालना है तो x की जगह x1 और y की जगह y1, तो क्यों लिख रहे हो, y डिपेंडेंट तो है ही नहीं है, तो x की जगह x1 डाल दो। ठीक है भैया, तो वो हो गया, स्लोप में डालना, स्लोप में
वो हो गया 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप आ गया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। और फिर उसके बाद क्योंकि बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट एक्स एक्सिस, थोड़े बहुत रीजन जरूर दे देना, रफ मत बना देना। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होना चाहिए। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो स्लोप 0 होता है। ठीक है भैया, यहाँ हमने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया था, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसका स्लोप 0 होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 3 कर लो, इक्वेशन रिड्यूस कर लो, फैक्टर बना लो। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और इससे आपका x1 आ जाएगा 3 और -1, 3 और -1। ठीक है, डबल वैल्यू आई है x1 की। अब पासिंग पॉइंट वाली इक्वेशन बनाएंगे, कर्व की इक्वेशन में डालकर उसमें x1 की दोनों वैल्यू डालेंगे और y1 आएगा। निकाल लो आंसर, फिर जवाब जो दिमाग में आया अभी दे रहा हूँ। पहले x1 के 2 आंसर आ गए, 2 उन्हें पुट करके y1 के भी 2 आ रहे हैं, वो निकाल लो पहले। ठीक है, तो पासिंग पॉइंट वाली बना लेना भैया। इस कर्व के लिए भैया वो पासिंग पॉइंट देख लो, है ही फिगर पे x1 y1 है। तो इसके बाद आप लिख दोगे, पुट करेंगे तो ट्रू रिजल्ट आएगा y1 इक्वल, ऊपर ही लिख देता हूँ, y1 इक्वल है x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7। ठीक है भैया, अब वो x1 की जगह पहले 3 पुट करो, तो y1 आपका 3 का क्यूब 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7 यानी -20 आ गया, यानी पहला पॉसिबल पॉइंट 3,20 आ गया। फिर x1 तो -1 भी था, x1 तो -1 भी था, -1 डाल के भी निकाल लेते हैं। सर तो हाँ जी, सर ये y1 -20 नहीं होगा? ठीक है भैया, y1 -20 आ गया, x1 -1 मैंने इसमें पुट कर दिया तो मेरा y1 आ जाएगा -1 का क्यूब -1, ये -3 प्लस 9 प्लस 7। दिक्कत है तो बोल लेना, ठीक है ना। और अब मैंने सिंपल कर लिया, 9 - 4 5 प्लस 7 12 आ गया। y1 देखना भाई किस किस का 12 आ गया, जरा बताना, आ गया ना? ये चेक करो दोबारा, आ गया। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, छोटा सा मूवमेंट। सर 2 पॉइंट कैसे आ गए? सर वो कह रहा था पॉइंट्स, वैसे तो भैया पॉइंट पूछा भी नहीं था उसने, पॉइंट्स ही पूछे थे कि वो पॉइंट्स बताओ जिनसे टेंजेंट बने तो एक्स एक्सिस के पैरेलल। सर 2 कैसे आ सकते हैं? एक ही पॉइंट पे तो टेंजेंट टच करता है कर्व को। 1 मिनट बताना भैया, 1 मिनट फील लो, क्या कर्व ऐसे नहीं हो सकता? जल्दी बताओ। अरे क्यूबिक है, वैसे भी क्यूबिक का डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक को 0 के इक्वल रखोगे 2 टर्निंग पॉइंट आएंगे, 2 टर्निंग पॉइंट आएंगे, और 2 टर्निंग पॉइंट पर जब टेंजेंट बनाओगे तो दोनों से टच करके जा सकता है ना, और एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है। ग्राफ पे सोचो, ऐसा कुछ है, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है भैया, और वो बात हम कोई ग्राफ नहीं सोच रहे भैया, ग्राफ बनाने का कौन दिमाग लगाएगा? अभी तुम ग्राफ बना ही नहीं सकते, इतने लायक ही नहीं हुए अभी तक क्यूबिक का ग्राफ बना जाओ। उसके लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग चाहिए होता है, मैक्सिमम मिनिमम अलग चाहिए होता है। ठीक है, सारी चीजें चाहिए होती हैं तो जाके ग्राफ बनता है, कोई सिर्फ टेबल बनाने से हर चीज का ग्राफ नहीं बन जाता। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ छोड़ो ना उस बात को यार, फील ले लो ना आप तो। सर ऑब्वियस वो 2 पॉइंट पे टर्न कर गया तो वहां से एक ही टेंजेंट बन जाएगा जो उसी कर्व को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है भैया, और एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है भाई, किसी सिंगल पॉइंट पे टच करने वाले, किसी सिंगल पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को ही टेंजेंट कहते हैं। देखो यहाँ कर रही है, अगर इस टुकड़े से इस टुकड़े को देखोगे, इस टुकड़े से इस टुकड़े को देखोगे, यहाँ भी कर रही है, डबल पॉइंट आ गए। कंफ्यूजन है तो बोलना। ये सब रिपीट करना अच्छे से, ठीक है जी। गुड बाय, लीव करते हैं, और होमवर्क जरूर कर लेना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, आगे आगे फंस जाओगे। जा सकते हैं, जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू सर। वेलकम। सर मेरी सिस्टर और मेरी आईडी, लॉगिन आईडी सेम है, तो जो आपने गूगल फॉर्म दिया था उसमें, तो फिर वही सेम आईडी डाल दें? हाँ डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, सर थैंक यू सर। हाँ जी, सर वो कल टेस्ट होगा? सैटरडे लेना था आपका? नहीं, कल तो फ्राइडे। क्लास ही लूंगा ना मैं, कल 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 अब टेस्ट बोला तो है ही नहीं, यानी नहीं होगा कुल मिला के। ठीक है, बच्चे तो जा क्लास है सर कल?
कोशिश है का तो पता नहीं, कोशिश पूरी है, कल होगी वैसे तो। सर आप टाइम चेंज कर सकते हो क्योंकि सर मेरा कल 4 बजे टेस्ट है सर। अच्छा सिर्फ कल के लिए? ओह प्रभु मेरे भाई, बहुत भीड़ है यहाँ पर, अचानक से चेंज कर दिया, सबको दिक्कत आ जाएगी ना यार। सर कल स्कूल का टेस्ट है, किस टॉपिक sir. का है? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। एमसीक्यू कहाँ से करे तुमने, ये बताओ। एमसीक्यू ही आ रहा होगा ना? नहीं सर डिस्क्रिप्टिव है। नहीं सर डिस्क्रिप्टिव है। अच्छा डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव तो फिर कैसे, मतलब वो शीटें अपलोड करनी है? यस सर। यस सर पीडीएफ। तो तुम चीटिंग तो करोगे नहीं? सर अब तो आता है, कहाँ से चीटिंग करेंगे। अच्छा आता है तो नहीं करोगे न, जो नहीं आता होगा फिर वही बात आ गई ना, सब कुछ तो आता नहीं होगा। नहीं सर अब तो तैयारी पूरी है। ये तुम्हारी है, टीचर की अधूरी तैयारी क्यों मानते हो? टीचर की भी तो पूरी होगी, वो भी तो कुछ जानता होगा। अरे चलो छोड़ो, अभी मेरी नेक्स्ट बैच आ गई, ठीक है, बाद में बातें करेंगे क्लास में। मैं जा रहा हूँ भाई।